हाय बच्चा बाड़ी, मेरा नाम है शुभम पाठक और मैं आपको पढ़ाती हूँ इस चैनल पे क्लास 10 की एसएसटी एंड बायोलॉजी, साथ में केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सोशली शुभम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं सीबीएसई से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उस लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ बिफोर बिगनिंग द लेक्चर मैं आपको बता दूं, आज हम प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मोस्टली एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, ज़्यादा हिंदी थोड़ी सी इंग्लिश। और हम पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जहां जहां जिस टॉपिक से 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। साथ में ये जो नोट्स बनाए हैं मैंने, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बनाए हैं और इसकी फ्री पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक और फ्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स पीडीएफ को यूज करना, एक्सप्लॉइट करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो अभी जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें प्रिंट की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। डब्बों पे, मिठाइयों के डब्बों पे प्रिंटिंग देखने को मिलती है, कैलेंडर पे प्रिंटिंग होती है, किताबों में प्रिंटिंग होती है, नॉवेल्स में प्रिंटिंग होती है, अखबारों में प्रिंटिंग होती है ना। बहुत सारी चीजों में, इनफैक्ट जो वो कपड़े वाले थैले आते हैं उस पर भी प्रिंटिंग होती है। तो प्रिंटिंग के बिना अपनी लाइफ इमेजिन करना इस वक्त दुनिया में नामुमकिन है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंट की टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू हुई, पहले किस तरीके की होती थी, फिर 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में प्रिंट की टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए, और उन चेंजेस की वजह से हम जैसे लोग यानी कि सिटीजन्स की जिंदगी में, दुनिया के लोगों की जिंदगी में क्या क्या इम्पैक्ट आया, क्या क्या बदलाव आया, और कैसे कैसे हमारा कल्चर प्रिंट के अराउंड शेप होता रहा। ठीक है, तो द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑन सोसाइटी, ऑन पीपल, ऑन कल्चर यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रिंटिंग शुरू कहां से हुई। तो देखो, दुनिया को ना वेस्ट वर्ल्ड और ईस्ट वर्ल्ड में दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। ईस्ट में यूजली एशियन कंट्रीज आ जाती हैं, इसके अलावा वेस्ट में आपका यूरोप, अमेरिका ऐसे नेशंस आ जाते हैं। आज आप देखते हो दुनिया में कि वेस्ट वाले नेशंस जो हैं वो ज्यादा वेल्दी नेशंस हैं, डेवलप नेशंस हैं, लेकिन ऐसे हमेशा से नहीं था। प्रिंटिंग जो है वो ईस्ट इंडिया से, ईस्ट इंडिया कह रही सॉरी, ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड से शुरू हुई थी। तो ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी वेरी प्रॉस्परस बैक देन। अगर हम बात करें कि पहले कौन से देश थे जिन्होंने प्रिंट कल्चर में बाजी मारी थी, तो 3 नाम आपके दिमाग में आने चाहिए। तीनों एशियन कंट्रीज हैं, एक है चाइना, दूसरा है जापान, तीसरा है कोरिया। इंडिया भी पीछे नहीं था, इंडिया में भी प्रिंटिंग बहुत सालों से, बहुत सदियों से होती हुई आ रही है। लेकिन पहले की जो प्रिंटिंग होती थी ना, वो हाथ से की गई प्रिंटिंग होती थी। कौन सी होती थी? हैंड प्रिंटिंग होती थी। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था। तो चाइना से जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई सो हाथ के थ्रू हुई, हाथ, हैंड प्रिंटिंग। 594 एडी के बाद चाइना में किताबें छपनी शुरू हो गई थी, और ये किताबें ना बड़ी अलग तरीके से छपा करती थी। वुड ब्लॉक होते थे, मतलब कि लकड़ी के टुकड़े काटे जाते थे, उन लकड़ी के टुकड़ों पे अल्फाबेट्स लिखे जाते थे या साइंस बनाए जाते थे। उनके अगेंस्ट जब आप पेपर को रब करते थे तो उसका जो प्रिंट होता था वो पेपर पे आ जाता था। लकड़ी का टुकड़ा लिया, लकड़ी के टुकड़े में एनग्रेव्ड है, कुछ भी बनाओ, डिजाइन बनाना है डिजाइन बनाओ, बॉर्डर बनाना है बॉर्डर बनाओ, अल्फाबेट बनाना है अल्फाबेट बना लो। उस पर आपने इंक लगा दी, उस पर पेपर चिपकाया, छाप आ गया पेपर पे। दिस इज हाउ द प्रिंटिंग यूज टू हैपन बैक इन चाइना, बैक इन 594 एडी, और इसे बोला जाता था वुड ब्लॉक हैंड प्रिंटिंग। अच्छा, आजकल के जो पेपर होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, आजकल के जो पेन की इंक होती है वो भी अच्छी क्वालिटी की होती है। लेकिन आज भी अगर आप नॉर्मल कॉपीज के पेपर पे एक बोल्ड मार्कर से लिखना शुरू करोगे तो पीछे छपाई हो जाती है उसके, है ना। तो वो पीछे वाली साइड जो होती है पेपर की, यूज करने लायक नहीं होती है। अब उस जमाने में जो प्रिंटिंग होती थी, जो इंक होती थी, वो इतनी शानदार हुआ करती थी कि अगर आपने एक साइड पे उससे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कर दी है तो पीछे छपाई हो जाती थी। इसीलिए पीछे वाली साइड किसी भी पेपर का या किसी भी पोरस शीट का इस्तेमाल नहीं होता था। और चाइना की जो किताबें हैं उस जमाने में इस तरीके की दिखा करती थी। यहाँ जो मैंने फोटो लगा रखी है, इसे आप अकॉर्डियन बुक समझो। बचपन में बनाते थे ना, क्या पता आप अभी भी बनाते हो, मैं तो 5th 6th स्टैंडर्ड में बनाती थी। ऐसे पेपर को फोल्ड करके टिप्पी टिप्पी टॉप बनाते थे, उस पर कुछ चीजें लिखते थे आप, और बीच बीच में भरते थे फेवरेट कलर, फेवरेट फ्रूट, फेवरेट नंबर, है ना, और दोस्तों के साथ खेलते थे। कुछ वैसी अकॉर्डियन बुक्स इमेजिन करो। पेपर लंबे होते थे लेकिन एक ही साइड छपाई होती थी, पीछे छपाई नहीं होती थी, फोल्डेड रहती थी, ऐसे ऐसे दिखती थी। ठीक है, ऐसे खोल के पढ़ सकते हो आप, जैसे ही आपको फोटो में दिख रही है। नाउ सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन, बाय चांस कोई अकॉर्डियन बुक हाथ से बनके, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से बनके तैयार है, आपको इसको कॉपी करना है और भी घरों में पहुंचाना है, तो आप कैसे करोगे?
कैलीग्राफी के थ्रू करोगे। कैलीग्राफी इज द ब्यूटिफुल आर्ट ऑफ राइटिंग। जब आप सुंदर सुंदर तरीके से हाथ से राइटिंग लिखते हो ना तो उसे कैलीग्राफी बोलते हैं। तो कैलीग्राफर्स हुआ करते थे उस जमाने में, दुनिया में आज भी होते हैं। आजकल मॉडर्न कैलीग्राफी भी होती है, आईपैड पे होती है, उस जमाने में सिर्फ हाथ से होती थी। तो कैलीग्राफर्स अकॉर्डियन बुक्स को देख के एग्जैक्टली वैसी ही दूसरी कॉपी बना के तैयार कर देते थे, रिमार्केबली, बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर चाइना में एक बदलाव आया। देखो था तो चाइना इंपीरियल स्टेट का मतलब राजा का राजपाट था, लेकिन राजा के राजपाट होते हुए भी राजा ने चाइना को संभालने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना रखा था। मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है जब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अलग अलग पोजीशंस प्रोवाइड कर देते हो। तो चाइना को संभालने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जैसे हमारे देश में आजकल यूपीएससी होता है, तो यूपीएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना, तो उस जमाने में चाइना के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में एंट्री लेने के लिए, पोजीशन हासिल करने के लिए आपके लिए एक एग्जाम हुआ करता था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसा एग्जाम होता था। अब एग्जाम देना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तो टेक्स्ट बुक चाहिए, और इसी एग्जाम की वजह से चाइना में टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। अभी भी हाथ से रहा है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं लगी है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े नंबर में टेक्स्ट बुक छपनी शुरू हुई। और 16वीं शताब्दी आते आते जैसे जैसे यूपीएससी लेने वाले, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लग गई चाइना में, वैसे वैसे ज्यादातर किताबें छपने लग गई। तो चाइना में 16वीं शताब्दी का प्रिंट रेवोल्यूशन किसकी वजह से आया? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की वजह से। अब देखते ही देखते लोगों को समझ आया कि प्रिंटिंग सिर्फ किताबों तक ही सीमित क्यों रहे ना, प्रिंटिंग तो और भी जगह हो सकती है। तो 17वीं शताब्दी में चाइना में एक अर्बन कल्चर शुरू हो गया। पहले लोग गांव में रहते थे, गांव और शहर के बीच का कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा पता नहीं चलता था। 17वीं शताब्दी आते आते सबको शहरों में रहने का मन कर गया, अर्बन कल्चर डेवलप हो रहा था। तो अर्बन कल्चर के साथ साथ प्रिंट भी डेवलप होने लग गया। अब शहरों के क्या चिन्ह होते हैं? शहरों में मॉल्स होते हैं, कॉलेजेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं। उस जमाने के शहर कैसे दिखते थे? वहां पे टी शॉप्स हुआ करती थी, स्कूल्स हुआ करते थे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भी, पहले एंशिएंट यूनिवर्सिटीज भी हुआ करती थी, मार्केट हुआ करता था, शॉपिंग प्लेसेस हुआ करती थी, राइट। तो वहां पे भी अब प्रिंट की छाप दिखने लगी। अब प्रिंट जो है सिर्फ स्कॉलर लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हर आपकी लाइफ के अंदर मर्चेंट्स भी प्रिंट करने लग गए थे, यानी कि कपड़े पे भी अब छपाई शुरू हो गई थी। और अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अब सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने के लिए किताबें नहीं छप रही थी चाइना में, बल्कि अब लोग कहानियां पसंद कर रहे थे। फिक्शनल नैरेटिव का मतलब कहानियां पसंद कर रहे थे, पोएट्री पसंद कर रहे थे, ऑटोबायोग्राफीज यानी कि खुद की आत्मकथा लिख भी रहे थे और पढ़ भी रहे थे, एंथोलॉजीज यानी कि छोटी छोटी कहानियों का एक पूरा का पूरा ग्रुप बना के जब आप किताब छापते हो तो उसे एंथोलॉजी बोला जाता है, रोमांटिक प्लेस छप रहे थे, है ना। तो ये सारी चीजें चाइना में पसंद की जा रही थी। जो अमीर औरतें थी जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, भाई देखो गरीब औरतों के पास तो इतनी प्रिविलेज नहीं थी कि वो पढ़ना लिखना सीखें, लेकिन अमीर घर की औरतों को पढ़ना लिखना आता था तो वो पोइट्री और प्ले लिखा भी करती थी और पढ़ा भी करती थी। जो स्कॉलर लोगों की वाइफ्स हुआ करती थी वो भी अपना काम जो है पब्लिश कर दिया करती थी, और उनके जो उनके साथ रहने वाले जो उनकी कॉर्टेसांस हुआ करती थी वो भी कभी कभी उनके साथ पढ़ के अपना काम छाप दिया करती थी। अब जो भी उनको छापने का मन करता था छपवा दिया करती थी। अब न्यू रीडिंग कल्चर डेवलप हो गया था। धीरे 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 चाइना में ही नहीं पूरी दुनिया में भी प्रिंट डेवलप कर रहा था, लेकिन अभी हम सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं। तो हमने 16वीं शताब्दी में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की वजह से बूम देखा, 17वीं शताब्दी में प्रिंट जो है धीरे धीरे बढ़ा बिकॉज अर्बन कल्चर पड़ा। अब हम धीरे से बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी तक आते आते एक नया रीडिंग कल्चर डेवलप हो गया था, टेक्नोलॉजी आ गई थी, वेस्ट से आई हुई टेक्नोलॉजी थी, यूरोप में पनपी हुई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी 19वीं शताब्दी में चाइना में भी पहुंच गई थी, और चाइना के भी लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मशीन के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया था। और शांघाई लकी रहा इस मामले में। शांघाई में सबसे ज्यादा प्रिंटिंग होती थी, सबसे ज्यादा प्रिंटिंग प्रेसेस लगती थी, इसलिए शांघाई बन गया नया प्रिंटिंग का चाइना का हब। यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल के स्कूल्स भी थे, तो स्कूल्स की किताबें भी छपती थी, यूनिवर्सिटीज की किताबें भी छपती थी, इनफैक्ट नॉर्मल पोएम्स और प्लेज भी छपा करते थे। अब हैंड प्रिंटिंग से शुरू हुई प्रिंटिंग चाइना की मैकेनिकल प्रिंटिंग में तब्दील हो गई थी 19वीं शताब्दी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जापान। जापान में चाइना से काफी सारे लोग गए। उस जमाने में आप सोचो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो उनका मेन मोटिव क्या रहता होगा? मेन मोटिव होता था रिलीजन। लोग हिंदुइज्म से लेके, इस्लाम से लेके, बुद्धिज्म से लेके, जैनिज्म से लेके हर जगह जहां जहां जाते थे अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार कराते थे। सिमिलरली बुद्धिस्ट मिशनरीज यानी बुद्धिज्म को मानने वाले जो मिशनरीज हुआ करते थे, जब वो चाइना से उठ के जापान गए तो अपने साथ बुद्धिज्म की नॉलेज तो लेके गए,
साथ में बुद्धिज्म की छपी हुई किताबें भी लेके चले गए। और इसी तरीके से जापान में जो सबसे पुरानी बुक छपी थी 868 एडी में, वो एक बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट थी डायमंड सूत्रा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूं मैं यहाँ पे कि डायमंड सूत्रा एक बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ही क्यों छपा था जापान में सबसे पहले? क्योंकि जो लोग प्रिंट की टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेके चाइना से जापान गए थे, दे वर एक्चुअली बुद्धिस्ट मिशनरीज। सिर्फ 6 पेज का टेक्स्ट था ये, जिसमें वुड कट इलस्ट्रेशंस थी, जो मैंने आपको साइड में यहाँ पे दिखाई है। ये एक असली फोटो है डायमंड सूत्रा के एक पन्ने की। तो इस तरीके की किताब छपी थी जापान में। और उसके बाद देखते ही देखते जापान में भी प्रिंटिंग जो है डाइवर्सिफाई हो गई। अब प्रिंट सिर्फ किताबों तक या फिर पेपर तक सीमित नहीं थी, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े पे भी प्रिंटिंग हो रही थी, खेलने वाले कार्ड्स पे भी प्रिंटिंग हो रही थी, पेपर मनी भी बनना शुरू हो गया था। और मिडीवियल जापान का मतलब 13, 14, 15वीं शताब्दी वाला जापान। वहां पे लोग पोएम्स लिख रहे थे, प्रोजेस लिख रहे थे, प्लेज लिख रहे थे। अब ज्यादा से ज्यादा किताबें छप रही थी, तो किताबें थोड़ी सी सस्ती भी मिलने लग गई थी और मार्केट में अबंडेंस यानी कि ज्यादा किताबें भी देखने को मिल रही थी। अभी भी किताबें इतनी सस्ती नहीं थी कि गरीब से गरीब इंसान भी पढ़ सके, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले अब जापान में, मिडीवियल जापान में ज्यादा किताबें थी। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस। अब जापान में ना एक और नई चीज हुई, यहाँ पे विजुअल मटेरियल बनने लग गया, मतलब कि यहाँ पे पेंटिंग्स छपने लग गई। 18वीं शताब्दी आते आते एडो नाम की जो जगह हुआ करती थी जापान में, जिसे आज टोक्यो बोला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो एडो नाम की जो जगह थी, जिसे टोक्यो बोला जाता है, वहां पे अर्बन कल्चर को डिपिक्ट करते हुए आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बनाना शुरू की। पेंटिंग्स पे प्रिंटिंग होना शुरू हुई, पेंटिंग यानी कपड़े पे पेंटिंग जैसी प्रिंटिंग होना शुरू हुई। टी हाउसेस गैदरिंग्स दिखाई जाती थी, जो जापान में ना टी का बड़ा अच्छा कल्चर है, लोग चाय वाय के अराउंड पार्टियां वगैरह रखते हैं, तो वो कल्चर दिखाया जाता था। कोर्टेसांस दिखाया जाता था, आदमियों की लाइफ औरतों की लाइफ से कैसे डिफरेंट होती है, वो भी पेंटिंग के थ्रू, प्रिंटिंग के थ्रू दिखाया जाता था। अब लाइब्रेरीज में सिर्फ पोएम्स ही देखने को नहीं मिलती थी, लाइब्रेरी में हैंडमेड मटीरियल बहुत अलग अलग तरीके का था, कहानियां थी, प्लेस थी, पेंटिंग्स थी, ऑटोबायोग्राफीज थी, सब कुछ था। तो जैसे चाइना में प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ, वैसे ही आपका जापान में भी हो गया। अब यहाँ पे 2 फोटोज दी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी में, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जो ये पहली फोटो है वो कोरिया की है बच्चा, मिड 13th सेंचुरी की। उस जमाने में कोरिया की लाइब्रेरीज कैसे दिखा करती थी, उसकी फोटो यहाँ पे है। आज इसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। उस जमाने में यहाँ पे स्कॉलर्स बैठा करते थे, स्पेशली बुद्धिस्ट स्कॉलर बैठ के बुद्धिज्म पढ़ा करते थे, है ना। बुद्धिज्म का बहुत बोलबाला था पहले साउथ एशियन कंट्रीज में। इसे क्या बोल सकते हो आप? त्रिपिटाका कोरियाना भी बोल सकते हो। नाउ ये जो दूसरी पेंटिंग है, ये जापान की है। ये वो तो फोटो थी, ये जापान की पेंटिंग है। जापान में इस तरीके से प्रिंट को यूज करके लोगों की एवरीडे लाइफ डिस्कस की जाती थी। ये शुनमान कुबो नाम के व्यक्ति ने बनाई थी लेट 18th सेंचुरी में। इसमें आप देखोगे तो औरतों की लाइफ कैसी डिफरेंट होती है आदमियों की लाइफ से, वो दिखाया गया है। यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो एक आदमी है, जो खिड़की से बाहर बैठ के देख रहा है और चाय पी रहा है, और वहीं औरतें जो है घर का सारा काम संभाल रही हैं। तो द लाइफ ऑफ द डिफरेंट लाइफ्स ऑफ मेन एंड वुमेन इज डिपिक्टेड हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवोल्यूशनरी थिंग्स। प्रिंट कम्स टू यूरोप। अभी तक हम चाइना और जापान पढ़ रहे थे, चाइना एक कंट्री है, जापान एक कंट्री है। अब हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात करने वाले हैं, इसलिए चाइना और जापान का सेक्शन जो है थोड़ा सा लिया हुआ है, यूरोप का सेक्शन आपकी किताब में ज्यादा दिया है, क्योंकि हम एक नेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई सारे नेशंस की बात कर रहे हैं। देखो, यूरोप में वैसे भी बहुत सारा सामान आता था चाइना, इंडिया, कोरिया, जापान से। किसके थ्रू आता था? सिल्क रूट के साथ आता था। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ा है ना आपने सिल्क रूट। क्या होता था सिल्क रूट बच्चा? एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता था, मतलब कोई एक रास्ते का नाम नहीं है सिल्क रूट। रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता। लेकिन कोई एक रास्ते का नाम नहीं है सिल्क रूट। सिल्क रूट का मतलब है द नेटवर्क ऑफ रूट। ये लैंड के थ्रू भी हुआ करता था, सी के थ्रू भी हुआ करता था। और ये जो नेटवर्क है रूट का, लैंड और सी रूट्स का, ये कनेक्ट करता था एशिया को यूरोप और अफ्रीका से। तो इस रूट के साथ साथ पहले से ही मसाले, कपड़े, सारी चीजें आया करती थी यूरोप से, एशिया, एशिया से यूरोप, ऑल ऑफ दैट। और इसी के साथ अब चाइनीज पेपर भी 11वीं शताब्दी में चाइना से यूरोप पहुंच चुका था। अब पेपर आ गया था तो मैन्यूस्क्रिप्ट बननी शुरू हो गई थी। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हाथ से बना करती थी। इसके बाद एक और तड़का लग गया। वो तड़के का नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो उस जमाने के एक्सप्लोरर हुआ करते थे। जैसे
कोलंबस होते थे, मार्को पोलो हुआ करते थे। ये लोग जो है ना शिप लेके निकल जाया करते थे दुनिया देखने के लिए कि दुनिया में और भी कुछ है, पता लगाएं और क्या क्या है, कैसा कल्चर है, कैसी नॉलेज है। तो मार्को पोलो 1295 में इटली वापस आए, काफी सारा एक्सप्लोर करके चाइना गए थे, चाइना का कल्चर वगैरह, सोसाइटी वगैरह देखी, फिर अपने देश इटली वापस आए। जब आए तो अपने साथ प्रिंट की नॉलेज भी लेके आए, क्योंकि चाइना में तब तक प्रिंटिंग हो रही थी, यूरोप में तब तक प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मार्को पोलो ने ये इन्फॉर्मेशन अपने देश में फैलाई। तो देखते ही देखते इटालियंस ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली किताबें छापनी शुरू कर दी, लेकिन देखते ही देखते इटली की ये नॉलेज यूरोप में भी फैल गई। तो मार्को पोलो तो सिर्फ इटली लेके आए थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज को, बट पूरे यूरोप ने इसे अडॉप्ट कर लिया और यूरोप में अलग अलग तरीके की किताबें छपने लगी। अच्छा, यूरोप यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट निकला। यूरोप ने ना दो तरीके की किताबें छापी, एक अमीर लोगों के लिए, दूसरी गरीब लोगों के लिए। गरीब लोगों के लिए जो किताबें छपती थी, मर्चेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, ये किताबें जो है चीप प्रिंटेड कॉपीज वाली हुआ करती थी, सस्ते पेपर पे छपा करती थी। लेकिन जो लग्जरी किताबें छपा करती थी, यानी अमीरों के लिए जो किताबें छपा करती थी, वो वेल्लम की बनी हुई होती थी। बच्चा, वेल्लम क्या होता है? वेल्लम एक बेसिकली शीट हुआ करती थी जो एनिमल स्किन से बनती थी। बेसिकली लेदर की पतली पतली शीट्स जिसपे आप लिख सकते हो, उसे आप वेल्लम बोल सकते हो। तो ये इतनी महंगी आती थी, क्योंकि एनिमल स्किन से बना रहे हो तो महंगा तो होगा। तो ये यूरोप के जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हुआ करते थे, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द क्रीमी एंड द क्रीमियर लेयर ऑफ द यूरोप, जो बहुत पैसा होता था जिनके पास, वो लोग इन किताबों को अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन यूरोप को पता ही नहीं था कि यूरोप को प्रिंटिंग कितनी पसंद आने वाली है। धीरे धीरे जब ये सस्ती और महंगी किताबें मार्केट में फैलने लग गई, लोगों को किताबें पसंद आने लग गई। यूरोप में लिटरेसी भी ठीक ठाक थी, बहुत ज्यादा तो नहीं थी पर ठीक ठाक थी, है ना। तो किताबों की डिमांड बढ़ने लग गई। जब किताबों की डिमांड बढ़ने लग गई तो किताबें बेचने वाले लोग जो हैं अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से किताबें मंगवाने लग गए, क्योंकि अपनी कंट्री में तो इतना प्रिंटिंग हो ही नहीं पा रहा था उनसे यूरोप में, तो उन्होंने बाकी देशों से भी मंगाना शुरू कर दिया। अब जगह जगह पे बुक फेयर लगने लग गए। इससे पहले पता है कैटल फेयर, कैमल फेयर, गोट फेयर लगा करते थे, फैब्रिक फेयर। अब जो है किताबों के बुक फेयर लगना शुरू हो गए और हाथ से बने हुए मैन्यूस्क्रिप्ट अब नई नई डिमांड को मीट करने के लिए एक्सपैंड होने लग गए। अब फिर से वही कहानियां भी लिखी जा रही हैं, पोएम्स भी लिखी जा रही हैं, प्लेस भी लिखी जा रही हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ अमीर लोग होते थे ना, वो अपने घर में अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, टीवी वीवी तो होता नहीं था, वाईफाई वगैरह होता नहीं था, तो किताबें छपवाया करते थे। तो वो अमीर लोग ना, जैसे हम लोग जैसे आजकल के अमीर लोग ड्राइवर्स या कुक्स को हायर करते हैं, उस जमाने के अमीर लोग स्क्राइब्स को भी हायर करते थे। स्क्राइब्स का मतलब होता है ऐसे स्किल्ड लोग जो हाथ से किताबें छाप सके। तो पहले सिर्फ अमीर लोग स्क्राइब्स को हायर करते थे। अब प्रिंटिंग की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि बुक सेलर्स ने भी अपने खुद के स्क्राइब्स रखना शुरू कर दिया था और प्रिंट कल्चर को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। एक एवरेज बुक सेलर यूरोप का उस जमाने में 17वीं 18वीं शताब्दी में कुछ नहीं तो 50 से ज्यादा स्क्राइब्स को अपने अंडर काम पे लगा देता था। तो मतलब डिमांड बढ़ रही है तभी तो आप इतना प्रोडक्शन करा रहे हो ना। फिर भी मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जो हाथ से छपी हुई किताबें थी उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता था। दे वर वेरी वेरी नाजुक। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, नाजुक हुआ करती थी। आप उन्हें कैरी नहीं कर सकते, ऑकवर्डली कैरी कर सकते हो, छोटी नहीं होती है, बड़े बड़े पेपर होते हैं, तो आप उन्हें अपने ट्रेन में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आप अपने साथ ले नहीं जा सकते। बहुत टाइम लगता है उन्हें छापने में, क्योंकि हाथ से छपती हैं तो महंगी आती हैं, लेबर बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है। एक किताब अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप ऑर्डर दोगे, आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिलेगी, तो बहुत टाइम लगता है। और डिमांड बढ़ती जा रही थी मार्केट में, लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो बढ़ी नहीं रही थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वहीं की वहीं थी। एक ब्लॉक बनाओ, फिर उससे छपाई करो, फिर प्रिंट लो, फिर दूसरा ब्लॉक बनाओ, है ना। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से यूरोप की ग्रोइंग रीडिंग डिमांड या ग्रोइंग डिमांड फॉर द बुक्स was not easily met। अब हमें जरूरत थी 15वीं शताब्दी के बाद एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी की जो यूरोप के रीडिंग के इस चस्के को केटर कर सके। लेकिन फिर भी 15वीं शताब्दी आते आते प्रिंटिंग ने अपना असर पूरा दिखा दिया था यूरोप में। वहां पे भी कार्ड्स छपने लग गए थे, प्लेइंग कार्ड्स। टेक्सटाइल पे भी दिखने लग गई थी प्रिंटिंग। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स छपने लग गए थे, रिलीजियस पिक्चर्स छपने लग गई थी, सिंपलर टेक्स्ट भी थे, कहानियां भी थी, और कुछ भी जो भी लोगों को पसंद आता था उसमें प्रिंट ने धीरे धीरे अपनी एंट्री मार ली थी। लेकिन टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी पीछे थी। लोगों की हैबिट रीडिंग की बन गई थी, बट टेक्नोलॉजी को अभी ओवरकम करना बाकी था। There was clearly great need for even quicker and cheaper reproduction of the text। अब लोगों को चाहिए था कि किताबें जल्दी जल्दी छपे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए जो जिससे हमें किताबें के लिए इतना सारा वेट ना करना पड़े।
और लोगों की इस इच्छा को पूरा किया जर्मनी के एक आदमी ने, जिसका नाम था जोहान गुटनबर्ग। गुटनबर्ग का नाम दुनिया में आज भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि आज ये सारा प्रिंट जो पॉसिबल हो पाया है, एक तरीके से ये जो पीपीटी मैंने आपके लिए बना पाई है, ये टेक्स्ट का भी जो फॉन्ट बना पाया है, ये भी किसी ना किसी तरीके से प्रिंट कल्चर से ही एक तरीके से लिंक्ड है। सो ऑल ऑफ दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ जोहान गुटनबर्ग, जो जर्मनी को बिलोंग किया करते थे, और उन्होंने 1430s में प्रिंटिंग प्रेस, बिजली से चलने वाली नहीं थी, मैकेनिकली चलती थी, हाथ से चलती थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस को बनाया था। अब कौन था ये आदमी, इसे प्रिंटिंग का आइडिया कहां से आया, चलिए वो समझते हैं। बच्चा, गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के बारे में एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कौन सी किताब इन्होंने सबसे पहले छापी थी, इस पे बोर्ड एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क का, तो याद करना गुटनबर्ग वाला टॉपिक अच्छे से। गुटनबर्ग एक कपड़े विक्रेता के बेटे थे, मर्चेंट की बेटा थे। तो इनके पास जो है अच्छा खासा पैसा था, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी थी। बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल एस्टेट था, पैसे की कमी नहीं थी, तो ये अपनी हॉबीज को भी जो है बढ़ावा दिया करते थे। बचपन से इनके घर में वाइन और ऑलिव प्रेसेस हुआ करती थी। वाइन प्रेसेस होती हैं जिससे ना वाइन बनती है, ग्रेप्स का जूस निकाला जाता है। ग्रेप्स को ऐसे, प्रेसेस का मतलब ऐसे प्रेस करके, हाइड्रोलिक प्रेसेस की तो आपने वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी, दबा के जब आप जूस निकालते हो तो उसे वाइन प्रेस बोलते हैं, ग्रेप्स का। सिमिलरली ऑलिव प्रेसेस में ऑलिव का जूस निकाल के ऑलिव का ऑयल निकाला जाता था, ठीक है। तो इन्होंने बचपन से ये टेक्नोलॉजी देखी थी कि कैसे किसी प्रेस के नीचे आप ग्रेप्स का या ऑलिव का जूस निकाल सकते हो या ऑयल निकाल सकते हो। और इसके साथ साथ इनकी एक हॉबी भी हुआ करती थी, ये एक बहुत बड़े सुनार थे, गोल्डस्मिथ थे। बेटे थे मर्चेंट के, लेकिन इनकी खुद की पर्सनल हॉबी थी कि इन्हें गोल्ड से काम करना या मेटल से काम करना बहुत पसंद था। तो स्टोन्स को कैसे पॉलिश करते हैं, और ट्रिंकेट कैसे बनाते हैं, ट्रिंकेट का मतलब छोटी छोटी ज्वेलरी कैसे बनानी है, सांचे कैसे बनाने हैं जिसमें आप गोल्ड को पोर करके ज्वेलरी बना सको, ये सारी नॉलेज भी इन्होंने अपने यूथ के दिनों में सीख ली थी। तो अब इनके पास ऑलिव प्रेसेस की भी नॉलेज है, इनके पास गोल्डस्मिथ की भी नॉलेज है, और पैसा तो इनके पास ऑलरेडी था ही। इन दो नॉलेज को कंबाइन करके इन्होंने बनाए मेटल के कास्ट। भाई सांचा तो आप किसी भी चीज का बना लो, सांचे में आप गोल सांचा बना रहे हो तो चूड़ियां बन जाएंगी, सांचे में अगर आप लंबा सांचा बना रहे हो तो चेन बन जाएगा, सांचा अगर आप अल्फाबेट की शेप में बना रहे हो तो अल्फाबेट बन जाएगा, है ना। सो इन्होंने सांचा यानी कि कास्ट की नॉलेज बनाने को, कास्टिंग की नॉलेज को, मोल्ड बनाने की नॉलेज को अल्फाबेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और गुटनबर्ग ने अपना फिर ये सिस्टम धीरे धीरे करके खुद ही परफेक्ट करना शुरू किया। और जो पहली किताब इन्होंने छापी अपनी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस से, उसका था नाम बाइबल, द होली बाइबल। उस बाइबल की 180 कॉपीज बनी। उस 180 कॉपीज बनने को 3 साल लग गए, लेकिन उस जमाने के हिसाब से 3 साल में 180 कॉपीज बनाना किसी किताब की फिर भी एक रेवोल्यूशनरी बात थी। आज सोचो तो हमें लगता है हाँ ये तो 3 मिनट का काम है, बट उस जमाने में इतना टाइम भी एक रेवोल्यूशनरी बात थी, और ये सब कुछ पॉसिबल था गुटनबर्ग की बदौलत। जो नई टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं हुआ कि उसने हाथ से लिखी जाने वाली किताब को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया, एकदम से ही लोगों ने बोला कि नहीं हमें तो गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस वाली किताब ही चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है तो उसे पूरी तरीके से अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब फेसबुक या इंस्टाग्राम भी आया था तो एकदम से लोग थोड़ी यूज करना शुरू हो गए थे। आज हम अपनी लाइफ सोशल मीडिया के बिना इमेजिन नहीं कर पाते, ठीक है। तो इट टुक सम टाइम फॉर द गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस टू कैच ऑन। और गुटनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस से किताबें बनती है ना, वो ट्राई करते थे गुटनबर्ग कि वो बिल्कुल हाथ से लिखी हुई जो किताबें हैं उनकी तरह दिखे। हाथ से लिखी हुई किताबों में ना बीच में टेक्स्ट हुआ करता था, आसपास बॉर्डर बना हुआ होता था, सुंदर सुंदर बॉर्डर बना होता था। तो गुटनबर्ग जब अपनी प्रिंटिंग प्रेस से किताब छापते थे तो उसमें उस बॉर्डर के लिए जगह छोड़ देते थे। वो बॉर्डर जो है बाद में हाथ से ड्रॉ किया जाता था। और जो बहुत अमीर लोग हुआ करते थे वो अपना बॉर्डर कस्टमाइज भी करवा लेते थे कि हमें ये वाला बॉर्डर पसंद है, वो वाला बॉर्डर पसंद है, ठीक है। सो द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। ऑर्नामेंटल मतलब जो सुंदर सुंदर तरीके से हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट बनती थी, ये मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की किताबें भी कुछ वैसी ही दिखती थी। इनमें भी जो बॉर्डर है वो फोलिएज से, पैटर्न से डेकोरेट किया जाता था और लोग इसे कस्टमाइज करवा पाते थे। सस्ती किताबें भी छपती थी, वो बिना बॉर्डर की भी छपती थी, बट मोस्टली जो अमीर सेक्शन होता था वो अपनी जो बॉर्डर्स हैं वो कस्टमाइज कराया करते थे। अब ये प्रिंटिंग प्रेस जो है अगले 100 सालों के अंदर पूरे यूरोप में फैल गई। पूरे यूरोप ने गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया। जर्मनी से लेके, इटली से लेके, स्पेन से लेके ब्रिटेन तक धीरे धीरे प्रिंटिंग जो है बढ़ने लग गई, बुक्स का प्रोडक्शन भी बढ़ने लग गया। और इसीलिए बोला जाता है कि 15वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ तक, 15वीं शताब्दी का सेकेंड हाफ मतलब 1450 से 1500, ठीक है, 1450 से
1500 के बीच में कुछ 20 मिलियन कॉपीज प्रिंटिंग बुक्स की यूरोप की मार्केट में देखने को मिली। और ये तो रिकॉर्डेड नंबर है, क्या पता असली नंबर इससे भी ज्यादा रहा हो। और 16वीं शताब्दी में ये 20 मिलियन नंबर जो है उठ के 200 मिलियन हो गया। तो उस जमाने के हिसाब से 200 मिलियन किताबें इमेजिन करना पॉसिबल नहीं था गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस की बिना। ये जो हैंड प्रिंटिंग से धीरे धीरे मैकेनिकल प्रिंटिंग का जो शिफ्ट आया था, इसी को हम एक तरीके से प्रिंट रेवोल्यूशन की शुरुआत बोल सकते हैं। देखो ये गुटेनबर्ग की असली प्रिंटिंग प्रेस है। आज दुनिया में ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसकी ये असली कॉपी मैंने यहाँ पे GIF के फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश की है, जिफ के फॉर्म में। देखो ये हाथ से जो है ये इस पुलर को दबा रहे हैं, तो नीचे जो है पेपर रखा हुआ है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो प्लेट रखी हुई है इसे प्लेटन बोलते हैं। प्लेटन के ऊपर लेटर्स लिखे हुए होंगे, लेटर के कास्ट होंगे और उन पे इंक लगी हुई होगी, और उसके नीचे पेपर आप रख देते हो, और जब ये पुलर को आप पुल करते हो तो उस पर छपाई हो जाती है। ऐसी होती थी गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। तो हैंडल था, हैंडल से आप पुल कर रहे हो, स्क्रू लगा हुआ है हैंडल के ऊपर, तो हैंडल से जो है वो प्लेटन जो है पेपर के ऊपर प्रिंट कर पा रहा है। एंड प्लेटन क्या होता है, प्लेटन वो बोर्ड हुआ करता था जिसमें आप अलग अलग अल्फाबेट्स को अरेंज करके आप अलग अलग वर्ड्स बना सकते थे। जैसे मान लो ए का मोल्ड अलग होता था, बी का मोल्ड अलग होता था। अब आपको बैट लिखना है, तो बैट लिखने के लिए पहले आपने बी का मोल्ड लगाया, ए का मोल्ड लगाया, टी का मोल्ड लगाया, तभी तो बैट बनेगा। और एक इंसान होता था जिसका काम ही ये होता था कि प्लेटन को पेपर पे लिखना क्या है उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेट्स को अरेंज करे। उस इंसान को बोला जाता था कंपोजिटर। ठीक है, प्लेटन बोर्ड पे जो अल्फाबेट्स को अरेंज करता था, टेक्स्ट को कंपोज करता था, उसे कंपोजिटर बोला जाता था। और जो मेटल फ्रेम होता था जिसमें टेक्स्ट कंपोज किया जाता था, उसे गैली बोला जाता था। ये सारे डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गुटेनबर्ग की टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड नो समथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे प्रिंट की वर्कशॉप दिखाई हुई है। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद भी, मैकेनिकल प्रिंटिंग आने के बाद भी पूरी की पूरी प्रिंटिंग एक ही छत के नीचे होती थी। यहाँ पे एक इंसान जो है वो यहाँ पे पेपर देख रहा है, एक इंसान जो है कंपोज कर रहा है प्लेटन को, एक इंसान जो है छपाई कर रहा है, यहाँ पे पीछे छपाई कर रहा है, एक इंसान जो है अलग अलग छपे हुए पेपर को मिला के सिलाई करके बाइंडिंग करके किताब तैयार कर रहा है। सो ऑल ऑफ दिस यूज टू हैपन अंडर वन रूफ। नाउ प्रिंट रेवोल्यूशन की शुरुआत तो हो चुकी है। अब देखिए जरा कि प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से लोगों की जिंदगियों पे क्या इंपैक्ट पड़ा। बहुत ही इंपैक्ट पड़ा। प्रिंट का तो ऐसा है कि रिलीजन पे इंपैक्ट पड़ा, रेवोल्यूशंस आ गए कितने सारे प्रिंटिंग की वजह से, कितने सारे इंस्टीट्यूशन गिर गए, कितने सारे इंस्टीट्यूशन बन गए, कितने सारी अथॉरिटीज को नुकसान हुआ, कितने सारे लोग फेमस हो गए, ऑल थैंक्स टू योर प्रिंट कल्चर। तो पहला पॉइंट है इसमें न्यू रीडिंग पब्लिक, यानी कि ऐसी जनता जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें किताबें पढ़ने को मिलेंगी या उन्हें किताबें पढ़ना पसंद आएगा, उन्हें अब किताबों से प्यार होने लग गया था। प्रिंटिंग की वजह से एक नई पब्लिक बन गई थी, जिसे हम रीडिंग पब्लिक बोलते थे। जनता तैयार हो गई थी, नई हॉबी बन गई थी। प्रिंट देखो, मैकेनिकल प्रिंटिंग आ गई थी। अब प्रिंटिंग हाथ से तो होती नहीं थी, हाथ से होती थी तो बहुत महंगी मिलती थी, अब फिर भी थोड़ी सस्ती होती थी। का टाइम भी कम लगता था किताबों को छापने में, मेहनत भी कम लगती थी किताबों को छापने में। तो जल्दी जल्दी जो है एक किताब जो आपको पसंद आई है उसकी अगर आप ऑर्डर दोगे तो जल्दी से आपको उसकी कॉपी बन के तैयार मिल जाती थी। इसीलिए मार्केट में किताबें ही किताबें देखने को मिलती थी। अब किताबें मिल रही हैं और लोगों के पास और कोई टीवी और वाईफाई है नहीं, तो लोग किताबें पढ़ भी रहे थे। इसीलिए प्रिंटिंग की डिमांड जो है बढ़ती जा रही थी, किताबों की डिमांड यानी कि रीडरशिप बढ़ती जा रही थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेस टू द बुक्स। पहले जो है रीडिंग सिर्फ अमीर लोगों तक, एलीट का मतलब रिच लोगों तक सीमित हुआ करता था। कॉमन लोग सिर्फ ओरल कल्चर पे डिपेंड किया करते थे। पहली बात तो पहले गरीब लोगों के पास इतनी साक्षरता नहीं होती थी, किताबें नहीं थी तो स्कूल भी नहीं थे, स्कूल भी नहीं थे तो लोग पढ़ते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे तो फिर से वो रीडिंग कैसे ही करेंगे ना। तो अब धीरे धीरे करके प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से नए नए स्कूल खुल रहे थे, नए नए लोग लिटरेट हो रहे थे, कॉमन लोगों तक भी रीडिंग की नॉलेज पहुंच रही थी। They heard sacred texts read loud, ballads recited, and the folk tales narrated. Knowledge was transformed orally. फिर भी यूरोप में, हमें लगता है कि यूरोप बड़ा एडवांस रहा होगा उस जमाने में, यूरोप को इतना एडवांस नहीं था। यूरोप में 30% 20% लोगों को पढ़ना आता होता था उस जमाने में, 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो वो 30% लोग जो है किताबें पढ़ते थे, उसमें से कुछ लोग हुआ करते थे जो किताबें पढ़ के लोगों को सुनाया करते थे। तो लोगों को सुनने का भी चस्का लग गया था कि चलो हमें पढ़ना नहीं आता है लेकिन हमें सुनना तो अच्छा लग रहा है, हम कहानियां सुन रहे हैं, हम बैलेड सुन रहे हैं। बैलेड का मतलब होता है जब आप किसी अच्छे इवेंट को, किसी हिस्टोरिकल इवेंट को पोएम के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में गा के सुनाते हो ना, तो उसे बैलेड बोला जाता है। जैसे झांसी वाली रानी के ऊपर अगर कोई पोएम आप बना रहे हो, भगत सिंह के ऊपर कोई पोएम बना रहे हो, तो ये लोग एक्चुअल में रियल जिंदगी में एग्जिस्ट किया करते थे, है ना, तो उसे आप बैलेड बोल सकते हो। तो लोग बैलेड सुना करते थे, प्लेस सुना करते थे, लोग कहानियां सुना करते थे, और नॉलेज जो है रीडर्स के थ्रू
ओरली अब ट्रांसफर हो रही थी, पढ़ना नहीं भी आता तो सुन के लोगों को नॉलेज मिल रही थी। और प्रिंटिंग से पहले ये सब इमेजिन करना बिल्कुल ही नामुमकिन था। बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट। गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से पहले किताबें इतनी महंगी आया करती थी कि लोगों को ओरली नॉलेज नहीं मिल पाती। अब जो है किताबें वाइडर सेक्शन के पास पहुंच रही थी, रीडिंग पब्लिक धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था, लेकिन ट्रांजिशन धीरे धीरे, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा था। दो प्रॉब्लम्स थी इस बदलाव के आने में। एक, जनता जो किताबें पढ़ सकती थी वो जनता ही कम थी, है ना। 20वीं शताब्दी तक आते आते भी यूरोप की लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि किताबें पहले के मुकाबले सस्ती हो गई थी, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सस्ती नहीं हुई थी। Wider reach of the printed work, even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out, so printers began publishing popular ballads and folk tales. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात है। आप सोचो, आप उस जमाने की प्रिंटिंग प्रेस के ओनर हो या प्रिंट करवाते हो आप, ठीक है, आपकी दुकान है प्रिंटिंग की। अब आप सोचो कि लोगों को पढ़ना आता नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें किताबें पढ़ना आता है, तो आप क्या पैतरा आजमाओगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी किताबें खरीदें। पता है लोगों ने क्या किया, लोगों ने, बुक सेलर्स ने उस वक्त ऐसी किताबें छापना शुरू किया जो आपको पढ़ना नहीं आता, फिर भी अगर आप किसी और से पढ़ के सुनोगे वो किताब तो आपको सुनने में मजा आएगा। कहानियां सुनने में कितना मजा आता है ना, तभी मैं हिस्ट्री आपको स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट से पढ़ाती हूँ। तो कहानी की तरह जब लोग वो किताबें सुनते थे तो उन्हें मजा आता था, इसलिए वो किताबें खरीद भी लेते थे। किसी पढ़े लिखे इंसान को ढूंढते थे, उसे बोलते थे कि यार हमें कहानियां पढ़ के सुना दो। सो दीज वर देन संग एंड रिसाइटेड एट द गैदरिंग्स। जब गाँव में पार्टीज हुआ करती थी, गैदरिंग्स हुआ करती थी, या किसी कैफे में, टैवर्न में पार्टीज हुआ करती थी, लोग गैदर किया करते थे, तो जिस इंसान को आता होता था पढ़ना लिखना, वो पढ़ के बाकी लोगों को सुना दिया करता था। यहाँ पे मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। बैलेड का मतलब होता है जब आप हिस्ट्री के किसी इवेंट को गा के सुनाते हो, और टैवर्न का मतलब होता है उस जमाने के कैफे। उस जमाने के कैफे आज के कैफे से डिफरेंट हुआ करते थे। उस जमाने के कैफे में आपको रहने के लिए थोड़ी सी बेड भी, जगह भी मिल जाती थी। आप अपने घोड़ों को भी बाहर पार्क कर सकते हो क्योंकि गाड़ियां तो होती नहीं थी। आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, लोगों के साथ बातें कर सकते हो, फूड भी मिलेगा, फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगी। तो उस जमाने के कैफेज ऐसे होते थे। आज के कैफे नहीं कि आप गए अपने टेबल पे कॉफी पी और वापस आ गए, नहीं, दे वर डिफरेंट बैक देन। चलो, तो ओरल कल्चर इसी तरीके से गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ओरल कल्चर एक नया डेवलप हो गया था। और प्रिंटिंग प्रेस में अब सिर्फ रीडिंग कल्चर नहीं था, ओरल कल्चर भी था। बल्कि सुन के और पढ़ के जो किताबों का मजा, लुफ्त उठाने वाली जनता थी, वो अब एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं थी। दे वर अमंग ईच अदर एंड दे वर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब लोग सुनना भी पसंद करते थे और रीड करना भी पसंद करते थे, और आपस में उनका एक रिलेशनशिप स्थापित हो गया था। इंटरमिंगल्ड हो गई थी रीडिंग और हियरिंग वाली पब्लिक। तो पहला तो प्रिंट का सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये आया। दूसरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है रिलीजन के अंदर, जो हम इंडिया के केस में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यूरोप के केस में पढ़ रहे हैं। देखो, यूरोप का मेजॉरिटी रिलीजन होता है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी धर्म, लेकिन उस धर्म को मानने के अलग अलग तरीके हैं। कई लोग जो हैं कैथोलिज्म को मानते हैं, कई लोग प्रोटेस्टेंटिज्म को मानते हैं, कई लोग मेथोडिस्ट क्रिश्चियंस होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रैक्टिस द सेम रिलीजन विच इज क्रिश्चियनिटी। ये बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। चलो, प्रिंट से क्या हुआ इस सब में वो देखते हैं। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडिया। देखो, पहले व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप पे तो मैसेज ब्रॉडकास्ट करो, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को पहुंच जाता है। लेकिन उस जमाने में ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे आप अपने आइडियाज जो हैं एक साथ मास कम्युनिकेट कर पाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके आइडियाज पहुंच सके। ऐसा नहीं होता था, लेकिन प्रिंट की वजह से अब ऐसा थोड़ा बहुत पॉसिबल हो रहा था। किताबों में अगर आपने अपने आइडियाज छपवा दिए तो आपकी किताब जो भी पढ़ेगा या पढ़ेगी, उसे आपका आइडिया अच्छा लगेगा तो वो उसे अडॉप्ट करेंगे, आइडिया अच्छा नहीं लगेगा तो उस पर टिप्पणी देंगे, यानी कि डिबेट करेंगे, राइट। Even those who disagreed with established authorities could now print. अब पहले क्या होता था कि रिलीजन को मानने वाले जो लोग हुआ करते थे वो फिर भी अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचा देते थे, चर्च की गैदरिंग्स में या मंदिरों की गैदरिंग्स में। अब अगर आपको रिलीजन की किसी प्रैक्टिस से आपको कोई नाराजगी है या कोई प्रैक्टिस आपको पसंद नहीं है, तो वो आइडियाज भी आप लोगों तक आप प्रिंट की बदौलत पहुंचा पा रहे थे। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएट पीपल टू थिंक डिफरेंटली। प्रिंट की बदौलत अब लिखने वाले लोग, लेखक जो हैं, लोगों को कन्विंस कर पा रहे थे अपने नजरिए को मानने के लिए। तो मानना ना मानना पाठकों के हाथ में है, यानी पढ़ने वाले लोगों के हाथ में है, लेकिन फिर भी आइडियाज तो अब मार्केट में अलग अलग तरीके के
फ्लो करने लग गए थे। इसीलिए कई लोग थे जो प्रिंटिंग को वरदान मानते थे और कई लोग हैं जो प्रिंटिंग को अभिशाप मानते थे, यानी कि एक गलत चीज मानते थे। अभी मैं आपको एक पेंटिंग दिखाने वाली हूँ, वो पेंटिंग डिपिक्ट करती है कि प्रिंटिंग को लोग वरदान के रूप में देखते थे। देखो पेंटिंग है ये वाली, जेवी श्ले ने बनाई थी 1739 में। लम्पेरमेर बोला जाता है इस पेंटिंग को। ये एक वन ऑफ द मेनी इमेजेस हैं जो प्रिंटिंग के ऊपर बनी थी। अर्ली मॉडर्न यूरोप में आप देखोगे इस इमेज में प्रिंटिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्वर्ग से उतरते हुए प्रिंटिंग प्रेस दिखाई जा रही है। यहाँ पे ना गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है और उसके दोनों साइड में दो देवियां दिखाई जा रही हैं। एक देवी है जो है मिनेर्वा, मिनेर्वा को समझदारी यानी कि बुद्धि की देवी माना जाता है, और दूसरी साइड मरकुरी जो एक भगवान माना जाता है, जो भगवान का एक दूत माना जाता है, वो दिखाया गया है, जो अगेन लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी को सिंबलाइज करता है। और नीचे आप देखोगे तो औरतें दिखाई गई हैं और आदमी भी दिखाए गए हैं, नीचे कई सारे लोग दिखाए गए हैं और उनके हाथ में जो है अलग अलग पोर्ट्रेट्स दिखाई गई हैं। कुछ पोर्ट्रेट्स में से एक पोर्ट्रेट है जो गुटनबर्ग को दर्शाती है। तो लोग गुटनबर्ग को एक तरीके से इतना बड़ा डेवलपमेंट का एजेंट मानने लग गए थे कि इनकी बदौलत ही प्रिंटिंग प्रेस जो है स्वर्ग से उतर के धरती तक आ पाई है। लोगों का ऐसा मानना था कि जैसे स्वर्ग से तो सिर्फ वरदान आता है ना, वैसे ही लोग प्रिंटिंग प्रेस को वरदान के रूप में देख रहे थे। बट नॉट एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड इन दिस आइडिया। हर किसी को प्रिंटिंग या प्रिंटिंग की हुई किताबें नहीं पसंद आ रही थी। कुछ लोग हैं जिन्हें प्रिंटिंग से बहुत ही खौफ हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो सोसाइटी में अभी तक ऑर्डर मेंटेन था, जो एक रिलीजियस को मानने का एक ही तरीका हुआ करता था, एक ही नजरिया हुआ करता था, या सब लोग राजा को पसंद करते थे, राजा और प्रजा के बीच में अच्छा रिलेशनशिप हुआ करता था, कहीं ये सारी चीजें बिगड़नी ना शुरू हो जाए। क्योंकि अब तो राजा के अगेंस्ट भी बातें आप छाप सकते हो, रिलीजन के अगेंस्ट भी आप बातें छाप सकते हो। तो लोगों को डर लग रहा था कि कहीं रिलीजन के ऊपर कोई आंच ना आ जाए प्रिंटिंग की वजह से। तो सम पीपल थॉट कि प्रिंटिंग इज वैल्यूएबल, सम पीपल थॉट कि लिटरेचर जो है कोई वैल्यूएबल नहीं है, बल्कि लिटरेचर की वजह से जो ऑलरेडी वैल्यूएबल लिटरेचर है, यानी कि रिलीजन की किताबें जो हैं, वो कहीं उनको ना डिस्ट्रॉय कर दे प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। क्या ऐसा हुआ? अब आप ही डिसाइड करना। मैं आपको बताने वाली हूं कि मार्टिन लूथर ने किया क्या। ठीक है, मार्टिन लूथर एक रेवोल्यूशनरी थे एक तरीके से। 16वीं शताब्दी इमेजिन करो, 1517 है तो 16वीं शताब्दी इमेजिन करो। उन्होंने रिलीजन को रिफॉर्म किया। कौन से रिलीजन को? क्रिश्चियनिटी को। तो उन्होंने एक किताब छापी, किताब का नाम था 95 थीसिस। मार्टिन लूथर ने 1517 में 95 थीसिस नाम की किताब छापी और उसमें रोमन कैथोलिक चर्च, जो उस जमाने का क्रिश्चियनिटी को डोमिनेट करता हुआ एक चर्च हुआ करता था, रोमन कैथोलिक चर्च क्रिश्चियनिटी को जैसे प्रैक्टिस करता था, जो रिचुअल्स, जो कस्टम्स बोलता था लोगों को करने के लिए, उनमें जो कमी दिखी मार्टिन लूथर को, उन्होंने 95 थीसिस में उन कमियों को बाकायदा डिस्कस किया। उसकी एक प्रिंटेड कॉपी उन्होंने विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पे भी छोड़ के आई कि तुम भी पढ़ो कि तुम्हारी चर्च की प्रैक्टिसेस में क्या क्या कमी है। अब चर्च जो है डेफिनेटली उनके आइडियाज को डिबेट कर रहे थे, लेकिन बाकी लोग जिन्होंने 95 थीसिस पढ़ी, उन्हें मार्टिन लूथर की बातें बड़ी पसंद आई और इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करने के लिए एक नया तरीका रिफॉर्म हो गया और उस नए तरीके को बोला जाने लगा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो बच्चा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन 16वीं शताब्दी का वो मूवमेंट था जो कैथोलिक चर्च रोम वाला कैथोलिक चर्च क्रिश्चियनिटी को डोमिनेट करता था, उसके अगेंस्ट लॉन्च हुआ था। मार्टिन लूथर की वजह से स्टार्ट हुआ था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। उसके बाद कई सारे लोगों ने अपना अलग एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप करना शुरू कर दिया, बट दिस वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी दैट हैड डेवलप्ड, व्हिच इज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। याद रखना, रिलीजन दूसरा नहीं है, रिलीजन क्रिश्चियनिटी ही है, लेकिन रिलीजियस के अंदर जो प्रैक्टिसेस आप करते हो, जो कस्टम्स करते हो, वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैथोलिक लोगों से अलग होते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। लूथर ने फिर देखते ही देखते 95 थीसिस के बाद न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन डाल दिया। आपने सुना होगा ना न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो न्यू टेस्टामेंट का जो एक अपना ट्रांसलेशन डाल दिया और उसकी देखते ही देखते 5000 कॉपीज छप गई, जो कुछ ही हफ्तों के अंदर सोल्ड आउट हो गई। और डेफिनेटली लूथर को प्रिंटिंग इतना मजा दे रही थी, वो इतने फेमस हो रहे थे और उनके आइडियाज लोगों तक पहुंच रहे थे। तो इसी बात पे मार्टिन लूथर ने बोला कि यार प्रिंटिंग जो है भगवान का दिया हुआ एक अल्टीमेट गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है।
बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने प्रिंट की वजह से अपना एक नया इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव दिया रिलीजन से रिलेटेड, और यहीं से रिलीजन में रिफॉर्मेशन होनी शुरू हुई। ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं हो रहा था, ये इस्लाम में भी हो रहा था, ये हिंदुइज्म में भी हो रहा था, लेकिन अभी हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो वी आर रीडिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी हियर। नाउ प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट का क्या मतलब होता है बच्चा? व्हाट इज डिसेंट? अनपॉपुलर एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज। जब आप लोगों से हटके कोई रेवोल्यूशनरी आइडियाज बोलते हो, सुनते हो या पढ़ते हो, तो उन्हें डिसेंट कंसिडर किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं कि डिसेंट जो है लोगों की ताकत होती है, क्योंकि जब तक आप अपने ओपिनियंस रखोगे नहीं तब तक आप इंसान हो। इस बात को प्रूव कैसे करोगे ना? मतलब एनिमल्स अपने ओपिनियंस नहीं रखते हैं, इंसानों के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना अच्छा डेवलप्ड है, तो अपने ओपिनियंस तो होने चाहिए। कई लोग डिसेंट को गलत तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो प्रिंट की वजह से अब डिसेंट होना शुरू हो गया था। जितने भी उस जमाने की रिलीजियस किताबें हुआ करती थी, उनकी लोग अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन, खुद की अंडरस्टैंडिंग जो है छापनी शुरू हो गए थे। ऐसा ही एक नॉर्मल सा कॉमन सा इंसान था इटली का, जिसका नाम था मिनोशियो। मिनोशियो 16वीं शताब्दी का एक मिलर था, बहुत ही छोटी सी जॉब करता था, लेकिन मिनोशियो को पढ़ाई लिखाई आती थी। तो मिनोशियो ने धीरे धीरे करके अपनी लोकेलिटी में, लोकल लोकेलिटी में जो भी किताबें अवेलेबल होती थी वो पढ़ना शुरू किया। फिर उसने अपना बाइबल का इंटरप्रिटेशन छाप दिया। उसने बाइबल को अपने अकॉर्डिंग, जो वो बाइबल को जैसे समझता है, जो चर्च उसे बताता है, रोमन कैथोलिक चर्च बताता है, वो नहीं, बल्कि बाइबल को पढ़ के जो उसे समझ आता है भगवान के बारे में, उसने वो चीज छापी। अपना भगवान का और क्रिएशन का जो व्यू पॉइंट था वो छापा, और इससे रोमन कैथोलिक चर्च को गुस्सा आ गया। रोमन कैथोलिक चर्च ने मिनोशियो के अगेंस्ट इंक्विजिशन चालू कर दी। इंक्विजिशन मतलब जब आपको लगता है ना कोई आपके रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है, जब आप उन लोगों के ऊपर इंक्वायरी बिठाते हो, तो उसे इंक्विजिशन बोला जाता है। तो मिनोशियो के ऊपर बैठ गई इंक्वायरी। कई बार मिनोशियो को परेशान किया गया, 2 बार उसे पकड़ के लाया गया, और फिर फाइनली मिनोशियो को एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि एंटी कैथोलिक बोल के, एंटी रिलीजन बोल के मार डाला गया। हेरेटिकल बोल दिया गया कि ये तो हेरेटिकल आदमी था। हेरेटिकल आदमी का मतलब ये तो एंटी रिलीजन आदमी था। पर क्या वो एंटी रिलीजन था? वो तो बस अपने रिलीजन का खुद का मतलब बता रहा था कि वो अपने धर्म को कैसे देखता है, राइट? तो इसको, उनके आइडियाज को हेरेटिकल बोल के रोमन कैथोलिक चर्च ने बोल दिया। उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत डर लगा कि भाई जो हमने क्रिश्चियनिटी को डोमिनेट कर रखा है इतने सालों से, रोम के चर्च की जो डोमिनेशन है, कहीं वो हमारे हाथ से चली ना जाए, क्रिश्चियन लोग हमें आदर सत्कार देना मना ना कर दे। इसीलिए उन्होंने 1558 में एक लिस्ट जारी की। लिस्ट का नाम था इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। उस जमाने में जो भी किताबें उन्हें लगता था कि रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट छपी हैं, उन किताबों को उस लिस्ट में ऐड कर दिया जाता था, और बोला जाता था अगर सही मायने में आप कैथोलिक हो, सही मायने में आप ट्रू कैथोलिक हो, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हो कैथोलिक तरीके से, तो फिर आप इन किताबों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि डर था कई लोग किताबें पढ़ेंगे तो कहीं उनके खुद के आइडियाज बदलने शुरू ना हो जाए। नाउ दिस वाज रीडिंग एंड डिसेंट। तो अभी तक हमने प्रिंटिंग का लोगों की जिंदगी में 3 चीजें पढ़ी हैं, 3 तरीके के इम्पैक्ट पढ़े हैं। एक, नए नए रिलीजियस आइडियाज आ रहे थे। दूसरा, रीडिंग पब्लिक धीरे धीरे बढ़ रही थी। तीसरा, रीडिंग की वजह से रिलीजन में डिसेंट शुरू हो गया था। चौथा पॉइंट है आपकी किताब में जिसका नाम है रीडिंग मेनिया। बच्चा, मेनिया का मतलब होता है एक तरीके से पागलपन। तो अब लोग पढ़ाई लिखाई के लिए पागल हो गए थे। अब सोचो, इमेजिन करना कितना मुश्किल है, क्योंकि आज हमें किताबें पढ़ने में कितना गुस्सा आता है, ओ सो बोरिंग, ओ सो बोरिंग, और तब जो है लोग ढूंढ ढूंढ के किताबें पढ़ा करते थे। ये सारा कुछ शुरू हुआ 17वीं 18वीं शताब्दी में। तो 17वीं 18वीं शताब्दी आते रहते यूरोप में क्रिश्चियनिटी के अलग अलग डिनोमिनेशंस बन गए थे, यानी कि सब ग्रुप्स बन गए थे। कई सब ग्रुप थे, जैसे प्रोटेस्टेंट हो गया, कैथोलिक्स हो गए, मेथोडिस्ट हो गए, अलग अलग सब ग्रुप्स थे। सारे क्रिश्चियनिटी के डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप अपने अपने कॉलेजेस और स्कूल्स खोला करते थे यूरोप में। अब चाहे वो अपने रिलीजन को प्रचार प्रसार करने के लिए खोल रहे हो, अपने सब ग्रुप को प्रचार प्रसार के लिए खोल रहे हो, लेकिन लोगों की जिंदगियों पे तो अच्छा ही असर हो रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल में सस्ते दाम पे पढ़ा पा रहे हैं। पहले सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे, अब जो है गरीब घर के बच्चे, फार्मर्स के बच्चे, आर्टिस्ट के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी आते आते यूरोप का जो लिटरेसी रेट है इन स्कूल की वजह से बढ़ गया। इससे पहले जो है 20% 30% लोग यूरोप में पढ़े लिखे होते थे। 18वीं शताब्दी में 60% 80% लोग जो है पढ़े लिखे दिखने लग गए यूरोप के कई इलाकों में। तो जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही थी, वैसे वैसे ज़्यादा स्कूल्स में ज़्यादा टेक्स्ट बुक छप रही थी। तो एक तो प्रिंटिंग इस तरीके से बढ़ गई। दूसरा, जैसे जैसे लोगों की लिटरेसी बढ़ रही थी, जैसे जैसे वो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे वो अपनी कहानियां लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, पोएम्स पढ़ रहे थे, प्लेस पढ़ रहे थे, गाने पढ़ रहे थे, ऑल ऑफ दैट, है ना।
फिर प्रिंटर्स को भी लगा यार कि नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो फिर हमें भी अलग अलग तरीके की किताबें छापनी पड़ेंगी। एक सेकेंड ना। जैसे आप देखते हो कि यूट्यूब में 5 साल पहले एक आधा चैनल हुआ करता था जो आपको पढ़ाया करता था। अभी जब बच्चों की डिमांड बढ़ गई है, पैंडेमिक में बहुत बढ़ गई थी, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स खुल गए थे। सिमिलरली पहले जो है एक ही तरीके की किताबें छपा करती थी, मोस्टली रिलीजन से रिलेटेड। अब नए नए लोग पढ़ाई कर रहे थे तो नई नई किताबें छपनी शुरू हो गई थी। नई नई ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा था, बच्चों को, औरतों को, वर्कर्स को, सबको टारगेट किया जा रहा था। मोस्टली जो किताबें छपने लग गई थी वो एंटरटेनमेंट के अराउंड छपने लग गई थी। इसके अलावा एनुअल एस्ट्रोनॉमिकल डेटा भी छपा करता था, है ना, जिसे एल्मेनेक बोला जाता है। एल्मेनेक का मतलब होता है एनुअल एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। जैसे हॉरोस्कोप छपते हैं ना पूरे साल के एक साथ, वैसे ही एल्मेनेक छपा करते थे उस जमाने में। कैलेंडर्स छपा करते थे, कहानियां छपा करती थी। बुक सेलर्स सब पेडलर्स को एम्प्लॉय किया करते थे कि भाई लोगों के घरों तक जाके किताबें बेच के आओ। पेडलर से याद रखो, पेडलर का मतलब जो पैदल चल के किताबें बेचा करता था। जैसे आप देखते हो ना ट्रेन में लोग ऐसे अपने गले में ऐसे छोटा सा एक बॉक्स लटका के आ जाते हैं जिसमें चिप्स वगैरह पड़ी होती हैं, कभी कभी किताबें भी पड़ी होती हैं। उसी तरीके के पेडलर्स यूरोप में मौजूद होते थे जो एक बुक सेलर को बिलोंग किया करते थे। एक बुक सेलर 10-15 पेडलर को एम्प्लॉय किया करता था और वो पेडलर मार्केट में घूम घूम के लोगों को किताबें बेचा करते थे। और फायदा किसका होता था? बुक सेलर का होता था। पेडलर को तो छोटी सी वो मिलती थी, सैलरी मिलती थी, है ना। सो इंग्लैंड में इसी तरीके से अलग अलग इनोवेशन शुरू हो गई। पेनी चैप बुक्स छपनी शुरू हुई। पेनी का मतलब होता है बच्चा सिक्का, चैप बुक्स मतलब छोटी किताबें। तो ऐसी छोटी छोटी किताबें जो 1 रुपए 2 रुपए में आ जाया करती थी या 1 यूरो या 2 यूरो में आ जाया करती थी, पेडलर उन्हें लेके घुमा करते थे और लोगों को बेचा करते थे। अब इतनी सस्ती किताबें थी पेनी चैप बुक कि गरीब से गरीब इंसान भी अगर पढ़ने का मन करे तो वो किताबें खरीद सकता था। और सिमिलरली ये तो इंग्लैंड की बात हो गई। फ्रांस में इसी तरीके का एक अपना काउंटर पार्ट था जिसका नाम था बिलियोथेक ब्लू। बिलियोथेक ब्लू के भी यही फीचर्स थे, छोटी किताबें होती थी, सस्ती किताबें हुआ करती थी, पेपर जो है इनका पुअर क्वालिटी का हुआ करता था, लेकिन इनका जो ऊपर का कवर है वो ब्लू कलर का, नाम में ही पता चल रहा है बिलियोथेक ब्लू कलर का हुआ करता था। और ये इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब इंसान भी खरीद लेते थे। यूजली ये 4 से 6 पन्नों में खत्म हो जाती थी। यूजली इसमें छोटा सा हिस्ट्री का इवेंट या एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा प्ले, एक छोटी सी पोएम हुआ करती थी। लेकिन कम से कम लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं घोड़े गाड़ी से जा रहे हैं, तो एक छोटी सी पेनी चैप बुक खरीद ली और पढ़ते पढ़ते अपना रास्ता निकाल लिया। इससे पहले तो बस आसमान देखो, दीवार देखो और क्या करोगे, क्योंकि कोई हॉबी नहीं होती थी लोगों के पास। सिंगिंग डांसिंग वगैरह होती थी, फिर भी वो भी गरीब लोगों के पास नहीं होती थी। सो अब अलग अलग साइज की, अलग अलग मोटाई की किताबें छपने लगी। कुछ किताबें बहुत मोटी होती थी, कुछ किताबें बहुत छोटी और पतली हुआ करती थी। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस में किताबें अब मार्केट में दिखने लगी। ये जो फोटो दिख रही है ये एक पेडलर की है। चैपमैन भी बोल सकते हो आप या पेडलर भी बोल सकते हो। स्पेशली ऐसे पेडलर जो चैप बुक्स को बेचा करते थे उन्हें चैपमैन बोला जाता है। 16वीं शताब्दी जब प्रिंट का रेवोल्यूशन चल रहा था तब ये चैपमैन ब्रिटेन में या यूरोप के बाकी पार्ट्स में बड़े फेमस हुआ करते थे। ये देखो साइकिल पे ये निकल लिए हैं और ये लोगों के पास जा रहे हैं और उन्हें किताबें बेच रहे हैं। नेक्स्ट इज पीरियोडिकल प्रेस। पीरियोडिकल का क्या मतलब होता है बच्चा? पीरियोडिकल का मतलब होता है मैगजीन। एक सेकेंड। पीरियोडिकल का मतलब होता है मैगजीन। कुछ मैगजीन्स होती हैं जो वीकली आते हैं, कुछ होती हैं जो 15 दिन में आती हैं, कुछ होती हैं जो साल में एक बार आती हैं। लेकिन अलग अलग तरीके की मैगजीन भी 18वीं शताब्दी में शुरू हो गई छपनी, जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए भी 1-2 पन्ने होते थे और इन्फॉर्मेशन के लिए भी पन्ने होते थे और करंट अफेयर से रिलेटेड यानी कि फैक्ट से रिलेटेड पन्ने भी हुआ करते थे। सिमिलरली न्यूज़पेपर भी छपने लग गए, जर्नल्स भी छपने लग गए, जिसमें अगर वर्ल्ड वॉर हो रही है या कोई लड़ाई हो रही है तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी। कौन सा देश किस देश के साथ क्या ट्रेडिंग कर रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी। तो बेसिकली अब यूरोप में बैठे बैठे आपको इंडिया की खबरें पढ़ने को मिल रही हैं, अफ्रीका की खबरें पढ़ने को मिल रही हैं। सिमिलरली इंडिया में भी अगर हमें भी पता चलता था कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है तो कैसे पता चलता था? न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू। तो ऑल ऑफ दिस डेवलप्ड इन द 18th 19th सेंचुरी। नाउ साइंस की आइडियाज भी पब्लिश हो रहे थे। आजकल तो आप देखते हो साइंस इतनी आगे पहुंच गई है कि एक साथ कम से कम कुछ नहीं, इस वक्त भी हजारों साइंटिस्ट अपनी पब्लिकेशंस जारी कर रहे होंगे। लेकिन उस जमाने में जब कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया आता था तो वो एक आधा रेवोल्यूशनरी आइडिया हुआ करता था, वो भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में छपा करता था। जैसे कि न्यूटन ने क्या बोला है, गलीलियो की डिस्कवरी, गलीलियो तो चलो बहुत पहले हो गए, लेकिन उनकी डिस्कवरी पे अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई टिप्पणी की है तो वो सारी बातें भी कॉमन लोगों तक मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के साथ पहुंच रही थी।
एंशियंट और मिडीवियल साइंटिस्ट द्वारा छपाई की गई पब्लिश पेपर्स भी लोगों तक पहुंचते थे, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो फिलोसफर्स हो जैसे कि वोल्टेयर, रूसो, थॉमस पेन, ये सारे के सारे लोग आपने क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े हुए हैं, इन सारे लोगों की बातें भी पहुंच रही थी। तो जितने महान लोग थे, साइंटिस्ट से लेके राइटर्स से लेके शेक्सपियर से लेके थिंकर्स तक, सबकी बातें लोगों तक पहुंच रही थी थैंक्स टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। तो एक तरीके से रीडिंग बनी है, ऐसे बोल सकते हो ना, बिल्कुल बोल सकते हो। अब हम पढ़ेंगे ऐसा टॉपिक जिसमें से आता है 3 मार्क्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। किसने बोली ये बात और इस बात का क्या मतलब है, ये पक्का पेपर में आएगा, किसी ना किसी सेट में तो ये क्वेश्चन आएगा। तो बात है मिड 18th सेंचुरी की। मिड 18th सेंचुरी का मतलब 1750s। एक 1750s आते आते लोगों का एक विचार धारणा बन गई थी कि यार प्रिंट तो एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से दुनिया में एनलाइटमेंट आएगी, मतलब कि दुनिया में उद्धार होगा, लोगों का प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट हो गया। कई लोगों को लगता था कि किताबें जो है दुनिया को बदलने वाली हैं, दुनिया को डेस्पोटिज्म से आज़ादी दिलवाने वाली है। बच्चा, डेस्पोटिज्म का क्या मतलब होता है? ये ना एनसीईआरटी बीच बीच में ऐसे भयानक वर्ड दे देता ना कि हमें मीनिंग पूछने पड़ते हैं। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है एब्सोल्यूट रूल ऑफ वन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मोनार्की। जब कोई एक इंसान राज करता है या करती है तो उसे डेस्पोटिज्म बोलते हैं। डिक्टेटरशिप एक तरीके का डेस्पोटिज्म है, मोनार्की एक तरीके का डेस्पोटिज्म है। तो लोगों को लग रहा था कि अगर कोई डेस्पोटिज्म से हमें आज़ादी दिलाएगा तो वो प्रिंट कल्चर ही दिलाएगा। ऐसा ही एक प्रिंट कल्चर में बिलीवर इंसान था जिसका नाम था लुई सेबेस्टियन मोसियर। लुई सेबेस्टियन मोसियर 18वीं शताब्दी के एक नॉवेलिस्ट थे, यानी कि नॉवल लिखा करते थे। इन्होंने प्रिंटिंग के बारे में 2 बातें बोली, दोनों बातें आपको याद रखनी है। मर्सियर ने 2 बातें बोली। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में मेटरनिच ने 2 बातें बोली थी, इस चैप्टर में मर्सियर ने 2 बातें बोली है। बस ये 4 चीजें याद रखना, मेटरनिच और मर्सियर। मर्सियर ने बोला कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, लोगों के ओपिनियंस का सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा पावरफुल इंजन है, यानी कि माध्यम है, और इससे ही दुनिया का डेस्पोटिज्म खत्म होगा। इनफैक्ट मर्सियर जो अपनी किताबें लिखते थे ना, जो नॉवेल्स लिखते थे, उसमें भी वो प्रिंटिंग को एक खास रोल दिया करते थे। वो प्रिंटिंग से इतने ऑब्सेस थे बच्चा कि उनकी नॉवेल्स के जो हीरो हीरोइन हुआ करते थे ना, वो उन्हें भी रीडर्स की तरह प्रदर्शित करते थे अपनी किताबों में। और इसीलिए उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि प्रिंट की वजह से, किताबों की वजह से दुनिया में एनलाइटनमेंट आएगी। इसीलिए उन्होंने दूसरी बात भी बोली, उन्होंने बोला ट्रेम्बल, मतलब कि डरो, कांपो। ट्रेम्बल का मतलब कांपना। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के जो अत्याचारी लोग हो, जैसे कि डिक्टेटर्स या राजा महाराजा, तुम डरो, क्योंकि अब जो है वर्चुअल राइटर का जमाना आ गया है। मतलब घर बैठ के एक वर्चुअल राइटर कुछ भी लिख देगा और कुछ भी लिख देगी तुम्हारे बारे में, और वो सारे आइडियाज जनता तक पहुंच जाएंगे और तुम्हारा जो है राजपाट गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सोच के बोला था मर्सियर ने ये बात, और क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है उसमें प्रिंट का बहुत बड़ा हाथ था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा का पूरा फ्रांस का रेवोल्यूशन प्रिंटिंग की वजह से आया, लेकिन डेफिनेटली लोगों तक जो एंटी मोनार्क आइडियाज पहुंचे, वो पहुंचे प्रिंटिंग की वजह से। तो मर्सियर वॉज नॉट वेरी रॉन्ग अबाउट हिज वर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा ऐसे ही आता है कि बताओ कि क्या रोल था प्रिंट का फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स में आ सकता है बट आंसर सेम ही रहेगा। बहुत सारे हिस्टोरियंस का बिलीव है कि प्रिंट कल्चर की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। इसके बारे में लोग 3 बातें बोलते हैं। पहला आर्गुमेंट है कि प्रिंट की वजह से जो फिलोसफर्स की बातें हैं वो लोगों तक पहुंच पाई। पहले क्या हुआ करता था कि चर्च के लिए जब कोई अच्छी बातें बोलता था तो वो चर्च की गैदरिंग्स में बताया जाता था, राजा महाराजा अपने गुणगान गाया करते थे अपनी पार्टीज में, है ना। लेकिन अब जो है फिलोसफर्स की बातें भी लोगों तक पहुंच रही थी, और कई सारे फिलोसफर राजा के खिलाफ या रिलीजन के खिलाफ भी लिखा करते थे। नॉर्मल ट्रेडिशन, कस्टम और जो ऊंच नीच का भेदभाव सोसाइटी में चलता था, जो अंधविश्वास यानी कि सुपरस्टिशन चलता था, उसके अगेंस्ट भी बातें लोगों तक
पहुंच रही थी। अब लोगों को ऐसा मानना पड़ रहा था, या लोगों के पास ये भी एक चॉइस थी। देखो, मानना ना मानना आपके हाथ में है। आप राजा को मानना चाहते हो आप राजा को मानो, आप चर्च को मानना चाहते हो आप चर्च को मानो, लेकिन अगर आप फिलोसफर्स की बातें अगर आपको सही लग रही है तो उसको मानना है तो उसको मान लो। तो पहले तो ऐसा स्कोप ही नहीं हुआ करता था। अब प्रिंट की वजह से लोगों के पास ये चॉइस थी कि लोग रीजन को या लॉजिक को चूज करें या ट्रेडिशन या कस्टम को चूज करें, है ना। और मोर एंड मोर पीपल वर चूजिंग रैशनैलिटी एंड डेवलपमेंट एंड एनलाइटनमेंट ओवर एनीथिंग एल्स। अब चर्च की जो अथॉरिटी थी उसे क्वेश्चन किया जा रहा था, स्टेट की यानी कि राजा की जो पावर थी उसे क्वेश्चन किया जा रहा था। वोल्टेयर और रूसो जैसे लोगों ने इतनी सारी किताबें छापी जिससे लोगों की आंखें खुल गई, लोगों को क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग समझ आई। अभी तक आपने कई सारी चीजें देखी होंगी, जैसे घर में हमें बोलते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं निकलना चाहिए, है ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। कभी अगर आपने ये बात मान ली तो आप रैशनल थिंकर नहीं हो, क्योंकि आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। आपने किसी को बोला है बचपन से कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाना चाहिए, और आप वो बात मान के बैठे हो। उसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सोसाइटी में बहुत सारे ऊंच नीच के भेदभाव चलते थे कि आप फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करते हो तो अच्छे हो, सेकंड को करते हो तो आप प्रिविलेज हो, थर्ड को करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कई सारे सालों तक लोग ये बातें बिना क्वेश्चन किए माने जा रहे थे। लेकिन अब प्रिंटिंग की वजह से लोगों को समझ आ रहा था कि उनके दिमाग में ही ये बातें नहीं चलती कि सोसाइटी अनइक्वल है, बल्कि बाकी सारे लोगों के दिमाग में भी ये बातें चल रही हैं, क्योंकि जितने लोग वो आइडियाज पढ़ रहे थे सबको उस बात सही लग रही थी। तो पीपल वर क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर। दूसरा पॉइंट है, प्रिंट की वजह से लोग डायलॉग और डिबेट कर रहे थे। सारी तरीके की बातें छपती थी यार। जो पब्लिक कल्चर डेवलप हो रहा था उसमें लोग सोशल रेवोल्यूशन की बातें करते थे। ऐसा नहीं है कि प्रिंट की वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया कि अब तो हमारी आंखें खुल गई हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्हें डिबेट और डिस्कशन करने का मौका मिला। दोनों साइड की बातें सुनते थे वो, चर्च क्या बोल रहा है वो भी सुनते थे, राजा क्या बोल रहा है वो भी सुनते थे, और फिलोसफर्स क्या बोल रहे हैं वो भी सुनते थे, और फिर अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव बनाते थे। तीसरा, 1780s आते आते लिटरेचर में प्रिंटिंग की वजह से राजा और महाराजा लोगों को मॉक भी किया जाने लग गया। मॉक करने का मतलब होता है हाथ से बनाना, मजाक उड़ाना। अब जो है प्रिंटिंग सिर्फ वर्ड्स के फॉर्म में नहीं होती थी, प्रिंटिंग कार्टून्स के फॉर्म में भी होती थी। तो 18वीं शताब्दी में राजा और रानी के कार्टून्स और कैरिकेचर बनने लगे। बच्चा, कार्टून और कैरिकेचर में एक छोटा सा डिफरेंस है। कार्टून काल्पनिक होते हैं, कैरिकेचर असली जिंदा इंसानों के बनते हैं। तो जैसे अगर आप अब्राहम लिंकन का या बराक ओबामा का या मैरी एंटोनियट का कोई कार्टून बना रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में बना रहे हो या नेगेटिव वे में बना रहे हो, तो उसे आप कैरिकेचर बोलोगे, बिकॉज ये लोग जीते जागते इंसान हैं या थे, है ना। तो कार्टून और कैरिकेचर्स बनने लग गए थे जिसमें मोनार्की को बहुत ही सेल्फिश बताया जाता था। ऐसा दर्शाया जाता था कि राजा और रानी को तो लोगों की पड़ी ही नहीं है, उनको तो बस अपनी पार्टीज करनी है। तो लोगों तक ये आइडियाज पहुंच रहे थे और धीरे धीरे लोगों के दिलों में हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे थे कि हाँ, ये बात तो सही है, राजा और रानी को हमारी कोई पड़ी तो नहीं है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था ना, राजा तो बल्कि टैक्स इंक्रीज करने पे चालू हो गया था लोगों के ऊपर। तो डेफिनेटली लोगों को दिख रहा था कि हाँ, जब ये टैक्स हम पे बढ़ा रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा हमसे प्यार तो है नहीं। तो प्रिंट की वजह से आइडियाज स्प्रेड हुए, लोगों तक अलग अलग आइडियाज गए। वोल्टेयर और रूसो के साथ साथ चर्च के और राजा महाराजाओं के भी आइडियाज गए, लेकिन लोगों ने वो आइडिया अपनाया जो लोगों को सही लगा। और फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरीके का प्रमाण है, एक तरीके का प्रूफ है कि लोगों को प्रिंटिंग की वजह से एंटाई मोनार्क आइडियाज ज्यादा पसंद आए। लोगों का दिमाग जो है उसने फिलोसफर्स के आइडियाज को ज्यादा माना, राजा और चर्च के आइडियाज को थोड़ा कम माना। तो फ्रांस का रेवोल्यूशन प्रिंटिंग की वजह से आया नहीं, पर प्रिंटिंग की वजह से उसमें तड़का जरूर लग गया। नेक्स्ट इज 19th सेंचुरी। यूरोप की जो बातें हैं अब खत्म होने वाली है 19वीं शताब्दी का ये पढ़ के। 19वीं शताब्दी में तो भाई प्रिंटिंग का रेवोल्यूशन आसमान छूने लग गया। 19वीं शताब्दी में यूरोप की लिटरेसी भी बहुत थी, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, बच्चे भी किताबें पढ़ रहे थे, औरतें भी किताबें पढ़ रही थी और वर्कर्स भी किताबें पढ़ रहे थे। पहले बच्चे, औरतें और वर्कर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, स्कूल में तो किताबें छपी रही थी, स्कूल में नहीं, स्कूल के लिए किताबें छप रही थी, तो टेक्स्ट बुक ने प्रिंट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुश दिया हुआ था। लेकिन अब बच्चे घर में बैठ के भी किताबें पढ़ते थे। पहले बच्चे तंग करते थे पेरेंट्स को, अब बच्चों को किताबें दे दो, बच्चे कोने में बैठ के पढ़ते रहते थे। बढ़िया, और हैबिट भी अच्छी है, कोई बहुत गंदी हैबिट तो नहीं है, अच्छी हॉबी है किताबें पढ़ना, है ना। तो बच्चों से रिलेटेड प्रिंटिंग प्रेस बननी शुरू हो गई थी। पहली प्रिंटिंग प्रेस जो सिर्फ बच्चों के लिए डिवोटेड थी वो 1857 यानी कि मिड 19th सेंचुरी में बनी थी फ्रांस में। इसमें जो है बच्चों से रिलेटेड कहानियां और बच्चों से रिलेटेड गाने और पोएम्स छपा करते थे। फिर जर्मनी के दो भाई थे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रिम ब्रदर्स कौन थे। जर्मनी के दो भाई हुआ करते थे जिनका सरनेम था ग्रिम, ठीक है। तो ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया, जर्मनी के आसपास जर्मनी में घूम घूम के लोगों की जो लोक कहानियां थी, फोक टेल्स थी, फोक फिक्शंस थी, उन्हें कलेक्ट किया
उनको फिर पब्लिश किया। लेकिन पब्लिश करने से पहले फोक कहानियों का कुछ ऐसा अगर अंग था जो उन्हें सही नहीं लग रहा था, जो उन्हें लग रहा था कि बच्चों के लिए अनसूटेबल होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, वल्गर होगा, तो उस वाले पार्ट को उन्होंने लोक कहानियों से काट दिया। बाकी लोक कहानियों को अच्छी तरीके से पैकेज करके उन्होंने बच्चों के लिए पब्लिश कर दिया और बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने इसे खरीदा और ग्रिम ब्रदर्स को बहुत सारा पैसा मिला। तो ये तो हो गई बच्चों की बात। अब औरतों की बात करते हैं। औरतें यूजली घर में रहा करती थी, बाहर जाके जॉब नहीं किया करती थी, लेकिन घर में उनके पास बहुत टाइम हुआ करता था, है ना। तो पेनी मैगजीन, घर का काम करने के बाद भी बहुत टाइम बच जाया करता था, तो पेनी मैगजीन्स छपनी शुरू हुई। पेनी मतलब सिक्का, यानी कि बहुत कम दाम में मिलने वाली मैगजीन्स को पेनी मैगजीन्स बोला जाता है। स्पेसिफिकली औरतों के लिए छपा करती थी। इसमें औरतों का प्रॉपर बिहेवियर क्या होना चाहिए, विच साउंड्स वेरी पेट्रियार्कल राइट नाउ। अभी सुनो तो बहुत अजीब लग रहा है, उस जमाने में औरतों को बहुत पसंद आता था। जैसे आजकल छपती है ना सहेली, गृह शोभा, ऐसी बहुत सारी किताबें छपती हैं कि घर को सुंदर कैसे रखें, दिवाली पे कैसी लाइटिंग करें, दिवाली पे कैसा डेकोरेशन करें, ऐसी आज भी बहुत सारी मैगजीन छपती हैं। तो उस जमाने में कि क्या प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए, घर को कैसे रखना चाहिए, बच्चों को कैसी देखभाल करनी चाहिए, बच्चों को अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए तो उसका इलाज घर पे कैसे करना चाहिए, इस तरीके के नुस्खे उसमें छपा करते थे। और औरतें अब 19वीं शताब्दी आते आते सिर्फ किताबें पढ़ नहीं रही थी, अब वो किताबें लिख भी रही थी। और जब औरतों ने किताबें लिखने शुरू किया, तब हुई औरतों से रिलेटेड प्रिंटिंग में असली रेवोल्यूशन चालू। क्योंकि इससे पहले आदमी प्रिंटिंग कर रहे थे, तो आदमी औरतों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लिखते थे। जब वो नॉवल लिखते थे तो उसमें जो औरतें होती थी उनका एक साइड रोल हुआ करता था। लेकिन अब जब औरतें नॉवेल्स लिख रही थी तो उसमें उस नॉवेल्स में जो फीमेल कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर दिखाया करते थे, जिसमें सोचने और समझने की शक्ति होती थी, जो कोई भी उसे कुछ भी बोल देगा तो वो मानती नहीं थी, जिसकी खुद की पर्सनैलिटी होती थी, खुद का दृढ़ विश्वास होता था, विल होता था, सेल्फ रिस्पेक्ट होता था। और ऐसे 2-3 बहुत नामी गिरामी जो फेमस राइटर्स रहे हैं, फेमस नॉवेलिस्ट रहे हैं, उनका नाम है जेन ऑस्टिन, द ब्रॉन्ट सिस्टर्स, ब्रॉन्ट अगेन उनका सरनेम है, ब्रॉन्ट सरनेम से 2 बहनें थी, दोनों लिखती थी किताबें, और जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट इनका पेन नेम है, इनका असली नाम जॉर्ज इलियट नहीं था। जॉर्ज नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि लड़कों का नाम है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल नॉवेलिस्ट हियर। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। आज भी अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे 11th में, 12th में या अपने ग्रेजुएशन में, तो आपको इन तीनों की लिखी हुई नॉवेल्स पढ़ने को मिलेंगी। कई सारी नॉवेल्स पे तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसी मूवीज भी बन गई हैं, तो यू कैन वॉच देम इफ यू वांट टू, दे आर वेरी रेवोल्यूशनरी। नाउ वर्कर्स की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी में वर्कर्स की लाइफ बदलने के लिए लैंडिंग लाइब्रेरीज बनना शुरू हुई थी। लैंडिंग का मतलब होता है एक तरीके से उधार लेना। तो इंग्लैंड में ऐसी लाइब्रेरीज बन गई थी जो वाइट कॉलर्ड, जहाँ पे वाइट कॉलर्ड वर्कर्स जाके या आर्टिस्ट जाके या लोअर मिडिल क्लास लोग जाके बुक्स को किराए पे लेके घर ला सकते थे, पढ़ने के बाद वापस कर सकते थे। और देखते ही देखते लोग किताबें पढ़ने से लेके किताबें लिखने भी चालू हो गए। एक पूरे थके हुए दिन के बाद मिड 19 सेंचुरी में एक वर्कर आपको सड़क के किनारे या किसी कैफे में या घर के बेड पे बैठा हुआ किताब पढ़ता हुआ मिल जाता था। तो जब वर्कर्स किताबें पढ़ते थे और उन्हें आइडिया आता था कि हमें भी अपने बारे में लिखे, तो वो पता क्या लिखते थे कि उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, एक एवरेज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वर्कर की ज़िंदगी क्या होती है, उनकी बच्चों पे क्या असर पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कैसे वो अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करते हैं, कैसे वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कई सारे वर्कर्स ने अपनी आत्मकथा लिखी, जो इंडियन वर्कर्स ने भी लिखी, हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको आगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम यूरोप की बात कर रहे हैं। तो यूरोप के वर्कर्स ने लैंडिंग लाइब्रेरी से प्रेरणा लेके अपनी किताबें छापनी शुरू की, बहुत बड़ी तादाद में। नेक्स्ट, फर्दर इनोवेशन। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ऐसा कोई अंग नहीं था, ऐसा कोई पार्ट नहीं था प्रिंटिंग प्रेस का जिसमें इनोवेशन नहीं हुई। पूरी टेक्नोलॉजी में तो इनोवेशन हो ही रही थी। मशीन से चलने वाली, मशीन कह रही हूँ, बिजली से चलने वाली मशीन आनी, प्रिंटिंग प्रेस आनी शुरू हो गई थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के जो अलग अलग पार्ट्स हुआ करते थे, प्लेटन होता था, स्क्रू होता था, प्रिंट की इंक होती थी, पेपर होता था, सब में अलग अलग इनोवेशन आए। फॉर एग्जाम्पल 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। बच्चा जब ये इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो या तो 19वीं शताब्दी का पूछते हैं या 20वीं शताब्दी का पूछते हैं, या दोनों का साथ में पूछते हैं। तो 19वीं में 20वीं वाला मत लिख के आना है, वाइस वर्सा। देख लेना पेपर में कौन सी शताब्दी का पूछा है। एक सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। रिचर्ड एम नो, क्या बोल रही हूँ मैं रिचर्ड एम हो नाम के एक व्यक्ति थे न्यूयॉर्क के, जिन्होंने पावर से चलने वाली सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग होना बहुत आसान हो गया। क्योंकि इस सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस के साथ आप 8000 शीट्स पे प्रिंटिंग कर सकते थे 1 घंटे के अंदर। तो इससे पहले न्यूज़पेपर की छपाई बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। न्यूज़पेपर तो आपको बहुत तादाद में चाहिए होते हैं ना, तो अब जो है वो ईजी हो गया था। फिर
19वीं शताब्दी के आखिरी तक ऑफसेट प्रेस नाम की एक प्रेस बन गई थी जो कुछ इस तरीके की दिखती थी, जिसमें आप 6 कलर्स आपको अवेलेबल मिलते थे। आप लाल, हरा, पीला, काला, आप कलर सिलेक्ट कर सकते थे अपनी किताबें छापने के लिए। ठीक है, फिर 20वीं शताब्दी आ गई। 20वीं शताब्दी आते आते तो प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेसेस चालू हो गई और बहुत सारी डेवलपमेंट आई। पेपर फीडिंग वाला जो मेथड होता था, प्लेट की क्वालिटी कैसी होगी, प्लेट के से रिलेटेड इंक की क्वालिटी कैसे हो गई, ऐसी ऐसी रील्स आ गई थी जिसमें अगर पेपर खत्म हो जाता था प्रिंटिंग प्रेस में तो वो खुद ही जो है अपने आप को रिफिल कर लेती थी। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, कलर इलेक्ट्रिक कंट्रोल, फॉन्ट कंट्रोल कर पाते थे आप प्रिंटिंग में। बहुत ही इनोवेशन। आज आप देखते ही होगी लैपटॉप से आप प्रिंटर कनेक्ट करो, अब लैपटॉप में आप कुछ भी फोटोज भी डाल सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो और फिर प्रिंट कर सकते हो ना। उस जमाने में लैपटॉप तो इतने वो नहीं थे। लैपटॉप्स क्या मतलब, ये टेक्नोलॉजी तो नहीं थी इंटरनेट और लैपटॉप्स वाली, बट प्रिंटिंग प्रेसेस में ही ऐसे ऑप्शंस आ गए थे कि आप वहाँ पे फॉन्ट या शेप और साइज जो है थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। और इसी तरीके से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इनोवेशंस के एक्यूमुलेशन के साथ, मैकेनिकल इंप्रूवमेंट के साथ प्रिंटिंग टेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। So the accumulation of several individual mechanical improvement transferred the appearance of the printing text. अब प्रिंटर्स क्यों पीछे रहे? प्रिंटिंग प्रेस जब अच्छी हो रही है तो पब्लिशर्स क्यों पीछे रहे? उन्होंने भी नई नई स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी थी। 19वीं शताब्दी में वो मैगजीन छाप रहे थे, बच्चों के लिए किताबें छाप रहे थे, अलग अलग तरीके की नॉवेल्स छाप रहे थे, भूत वाली नॉवल, हॉरर नॉवल, है ना, रोमांटिक नॉवेल्स, क्राइम थ्रिलर, अलग अलग तरीके की किताबें छप रही थी 1920s में। अब देखो कायदे से 1920s में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1914 से 1918, लेकिन अब प्रिंटर्स को लगा, पब्लिशर्स को लगा यार वॉर चल रही है, सबके घर में पैसा कम है तो लोग कहीं किताबें खरीदना बंद ना कर दें, इसलिए उन्होंने किताबों को और सस्ता कर दिया। उन्होंने शिलिंग सीरीज लॉन्च की जो बहुत ही सस्ते दाम में उन्होंने प्रिंटिंग की ताकि सस्ते से सस्ते दाम में लोगों को बेच सके। और कितने सारे आर्मी में जो लोग गए थे ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग लड़ने गए थे, लड़ाई लड़ने, वो भी अपने साथ किताबें लेने गए थे कि वहां पे भी पढ़ लेंगे। अब वहां पे कैसे पढ़ोगे, वहां पे तो लड़ाई हो रही है, बट लोग किताबें खरीद के लेके जरूर गए थे अपने साथ। विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन द 1930s, ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1930s में, फिर से लोगों को लगा यार कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, क्या पता लोग किताबें खरीदना बंद कर दें। तब जो है थोड़ा सा एक डिप आया था रीडिंग कल्चर में, लेकिन उसके बाद से फिर से रीडिंग कल्चर जो है इन्हांस हो गया। इनफैक्ट ग्रेट डिप्रेशन के बाद में पेपर बैक एडिशंस चालू हो गए। आप कभी अमेजोन पे कोई नॉवल खरीदने जाओगे ना तो वो आपसे पूछता है कि आपको पेपर बैक एडिशन चाहिए कि आपको ओरिजिनल एडिशन चाहिए। तो ओरिजिनल एडिशन जो होता है उसमें पेपर जो है थोड़ा मोटा क्वालिटी का होता है, जो उसका जो कवर होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है। पेपर बैक एडिशन में सस्ते क्वालिटी का, सेम ही नॉवल होती है, सेम ही प्रिंटिंग होती है, बट वो क्वालिटी का फर्क आ जाता है। तो जब क्वालिटी का फर्क है तो आप सस्ते में भी खरीद सकते हो, महंगे में भी खरीद सकते हो। तो अलग अलग क्वालिटी ऑफ पेपर यूज करके प्रिंटिंग के प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स। इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स भी दिखा करते थे 19वीं शताब्दी में। अब प्रिंट के पोस्टर भी बनने शुरू हो गए थे, प्रिंट की होर्डिंग्स या बोर्ड्स भी बनने शुरू हो गए थे। एक एवरेज रेलवे स्टेशन पे उस जमाने में आइसक्रीम से लेके, चावल से लेके, आटे से लेके, दाल से लेके अलग अलग चीजों के एडवर्टीजमेंट आपको प्रिंट के थ्रू देखने को मिलते थे। तो द वर्ल्ड यूज्ड टू लुक लाइक अ बिग होर्डिंग लाइक दिस। नेक्स्ट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्रिंट। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो क्या इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटिशर्स के बाद आया? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस जरूर तब आई होगी जब कॉलोनियल राज स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रिंटिंग हमारे देश में बहुत पहले से हो रही थी। 18वीं शताब्दी में भी आप गीता गोविंदा के पेजेस आपको मिले हैं जो जिसमें जयादेव छपी थी, जो पाम की पत्तियों पे होता था। बच्चा, पाम एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों को सुखा के उसको पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और जो किताबें छपती थी वो हाथ से छपती थी और उन्हें बोला जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट। तो तब की जो इंडिया की मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो पेपर इस्तेमाल नहीं करती थी, पाम की पत्तियां इस्तेमाल करती थी। थोड़े साल बाद हैंडमेड पेपर बनना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी पाम की पत्तियों को ज्यादा पसंद किया जाता था। ठीक है, पाम पेड़ होता है जिसकी पत्तियों को सुखा के उस पर संस्कृत में, अरबिक में, पर्शियन में, या वर्नाकुलर यानी कि लोकल भाषाएं, वर्नाकुलर मतलब लोकल भाषाएं जो थोड़े कम लोग बोलते हैं, उसमें भी छपा करता था।
अब मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट के फीचर्स देखते हैं पहले। सबसे पहले तो पाम की पत्तियों पे मैन्यूस्क्रिप्ट छपती थी या हैंडमेड पेपर पे छपती थी। ये हाथ से छपाई होती थी इसमें, है ना, हाथ से लेके स्याही से लिखा करते थे। इनका कोई कवर पेज नहीं हुआ करता था। मैन्यूस्क्रिप्ट को आप बाइंड करते थे या तो आप दो लकड़ियों के गत्ते के बीच में, लकड़ियों का गत्ता नहीं मतलब लकड़ियों के बीच में, लकड़ियों के टुकड़ों के बीच में आप मैन्यूस्क्रिप्ट को डालते थे या फिर आप उन्हें साथ में सिलाई कर देते थे, जैसा मैंने फोटो में दिखाया है। अब 19वीं शताब्दी तक भी जो मैन्यूस्क्रिप्ट छपती थी वो इसी तरीके से छपती थी, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है बहुत ही महंगी होती थी, क्योंकि एक तो पाम की पत्तियों को पेपर की तरह यूज कर रहे हो, दूसरा हाथ से बनी हुई है, तीसरा वैसे भी साक्षरता जो है भारत में तब बहुत कम थी, तो सिर्फ अमीर लोगों के पास देखने को मिलती थी, तो काफी महंगी आती थी, बहुत नाजुक हुआ करती थी बच्चा, इतनी नाजुक हुआ करती थी कि घर में भी पड़ी पड़ी टूट सकती थी, बाहर ले जाना तो दूर की बात। बहुत मुश्किल से आपको मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती थी और बहुत ही कम लोगों को पढ़ना आता था, और जिन लोगों को पढ़ना आता था उनके लिए भी इसको पढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप सोचो ना, एक पाम की पत्तियों पे, पेपर तो बड़ा प्लेन होता है, बड़ा सिंपल होता है, पाम की पत्तियों पे जब आप लिखते हो तो कई कई अल्फाबेट्स तो वहां पे गुम हो जाते हैं कि अरे क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा, डॉक्टर की हैंडराइटिंग जैसा हो जाता है, ठीक है। द स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल, अलग अलग स्टाइल में स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, इसमें भी पेज बॉर्डर बनाए बनाए जाते थे, कुछ सुंदर सुंदर बनाया जाता था, लेकिन एवरीडे लाइफ में, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में आपको मैन्यूस्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलती थी। क्यों नहीं देखने को मिलती थी? क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। इनफैक्ट अगर प्री कॉलोनियल, यानी कि जब तक भारत में अंग्रेज आए नहीं थे, तब उससे पहले भी बंगाल में काफी सारे प्राइमरी स्कूल्स हुआ करते थे। बंगाल उस जमाने में बहुत आगे था, इंडियन स्टेट्स में बहुत आगे था, ठीक है। तो वहां पे लोग पढ़ा करते थे, बच्चे जाते थे स्कूल में पढ़ने, प्राइमरी स्कूल्स में, लेकिन वहां पे कोई किताबें नहीं होती थी। तो ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है कि बिना किताबों के बच्चे पढ़ते कैसे थे? बच्चे पढ़ते थे सुन सुन के। स्कूल्स में जो टीचर होते थे वो उन्हें डिक्टेट करते थे, और कोई टेक्स्ट बुक नहीं हुआ करती थी, वो जो उन्हें बोलते थे वो टीचर्स वो लिख लेते थे, पाम लीव्स पे लिखते थे, अपने खुद के नोट्स बनाते थे, लेकिन उनके पास जैसे आपके पास पढ़ने के लिए एनसीईआरटीज है वैसे कोई किताबें नहीं होती थी। तो उस जमाने में कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख के विद्वान बन गए, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने किताबें पढ़ के पढ़ाई नहीं की थी, सुन सुन के पढ़ाई की थी। फिर आई हमारे पास प्रिंटिंग की नॉलेज। कैसे आई प्रिंटिंग की नॉलेज? यूरोप से आई। यूरोप से ही तो आई थी ना, यूरोप से ही आएगी, यूरोप से ही गई थी, चाइना में भी, जापान से में भी, तो इंडिया में भी वहीं से आई। देखो, पोर्तुगीज लोग आए गोवा, 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज लोग आए गोवा, और ये कौन से लोग थे? उस जमाने में मैंने बताया ना, लोग रिलीजन का प्रचार प्रसार करने ज्यादा आते थे, तो क्रिश्चियनिटी की नॉलेज वाले जीसुइट प्रीस्ट, यानी कि ऐसे प्रीस्ट लोग जो रिलीजन की नॉलेज फैलाते हैं, जो क्रिश्चियनिटी की नॉलेज फैलाते हैं, वो लोग आए गोवा। अब उन्हें समझ आया कि गोवा में तो लोग इंग्लिश बोलते नहीं है, गोवा में लोग बोलते कोंकणी भाषा, तो उन्होंने कोंकणी सीखी। लोगों तक क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने कोंकणी सीखी, और फिर 1674 में कुछ नहीं तो 50 किताबें छापी। 1674 याद मत करो, आप याद कर लो 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में कहीं जाके हमारे यहाँ 50 किताबें छपी जो कोंकणी और कन्नड़ भाषा में थी, ठीक है। फिर काफी सारे कैथलिक प्रेस जो है तमिलनाडु में गए प्रचार प्रसार करने क्रिश्चियनिटी का, तो वहां पे तमिल में किताब छपी 1579 में, फिर कोचिन में छपी 1713 में। तो इसी तरीके से 16वीं और 17वीं शताब्दी में कहीं जाके प्रिंटिंग छपनी शुरू हुई, कोंकणी, कन्नड़ा, तमिल और मलयालम में। आप बोलोगे मैम साउथ इंडिया में ही क्यों गए थे लोग, नॉर्थ इंडिया क्यों नहीं आए? समंदर के रास्ते आए थे ना। यूरोप से कैसे आओगे? यूरोप से पीछे पहाड़ी से चढ़ते चढ़ते थोड़ी आओगे, समंदर के थ्रू आओगे। समंदर के थ्रू आओगे तो सदर्न इंडिया में ही तो सारा समंदर है, तो फिर इसीलिए वहां की भाषाओं में सबसे पहले प्रिंटिंग शुरू हुई। 1710 में फिर डच लोग आ गए। डच लोग आए, वो भी मिशनरीज ही थे, वो प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे। अभी जो आए थे पोर्तुगीज वाले तो थे वो कैथलिक थे, तो कैथोलिज्म आ गया था इंडिया में। अब प्रोटेस्टेंटिज्म भी आ गया था इंडिया में डच लोगों की बदौलत। उन्होंने भी तमिल भाषा में 32 टेक्स्ट लिखे, रिलीजियस टेक्स्ट लिखे, और कई सारी बाइबल के ट्रांसलेशन भी लोगों में प्रचलित होने लग गए। तो सदर्न इंडिया में प्रिंटिंग जो है पहले आ गई थी, हिंदी और संस्कृत में प्रिंटिंग की नॉलेज जो है वो बाद में ट्रांसलेट हुई थी। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट। ये जो लोग आ रहे थे, जो मिशनरीज आ रहे थे, ये इंडिया में छपाई नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट इंडिया में जो छपाई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही इंडिया में नहीं, मतलब इंग्लिश में छपाई नहीं कर रहे थे। इंग्लिश में छपाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही आके की थी, बल्कि जो पहले लोग आए थे दे वर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर आवर लैंग्वेजेस, वो हमारी भाषा में प्रिंटिंग करके देते थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए इंग्लिश में छपाई करनी शुरू कर दी 18वीं शताब्दी में, ठीक है। 17वीं 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी का बात करते हैं। 1780 का मतलब है 18th सेंचुरी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इस नाम को याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम के एक अंग्रेज हुआ करते थे,
जो हमारे देश में थे, लेकिन वो बाकी अंग्रेज़ों की तरह नहीं थे, वो काफ़ी निष्पक्ष थे, बिल्कुल भी ऐसे बायस्ड नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ों की साइड लेते थे या भारत की साइड लेते थे, उनको जो है सच से प्यार था। तो उनकी एक मैगज़ीन थी, एक पेपर था जिसका नाम था बंगाल गैजेट। उसमें वो जो भी ब्रिटेन में चल रहा है, जो ब्रिटेन अच्छे काम कर रहा है या ब्रिटेन जो गलत काम कर रहा है, इंडिया में जिस तरीके से भी ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने की कोशिश कर रही है, वो निरपक्ष तरीके से वो उसमें छपाई किया करते थे। वो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स की सुना करते थे। इनफैक्ट बंगाल गैजेट में एडवर्टीजमेंट्स भी छपा करते थे, क्या सामान आ रहा है ब्रिटेन से, क्या सामान ब्रिटेन को जा रहा है भारत से, ये सारी खबरें भी छपा करती थी। और ये मैगजीन, ऐसा उनका मानना था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का मानना था कि उन्होंने एक कमर्शियल पेपर नहीं बनाया था। मतलब उनका इस पेपर को छापने का जो मकसद था वो ये नहीं था कि मैं पैसे कमाऊं, बल्कि उनका था उन्होंने ये कमर्शियल पेपर बनाया था। मतलब उनका ये पेपर छापने का ये मकसद नहीं था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुणगान करे। उनका मकसद ये था कि एक ऐसा पेपर हो जिसमें दोनों साइड्स के आपको ओपिनियंस देखने को मिले और किसी साइड का भी पल्ला ज़्यादा भारी देखने को ना मिले। अच्छा, हिक्की जो है ना बहुत सारी गॉसिप भी पब्लिश किया करते थे। गॉसिप किसके बारे में लिखा करते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हो गए, वॉइसरॉय हो गए इंडिया के, उनके बारे में गॉसिप लिखा करते थे, उनकी फैमिलीज के बारे में, हस्बैंड्स के बारे में, वाइफ्स के बारे में, बच्चों के बारे में। तो जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त, वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्हें हिक्की बिल्कुल पसंद नहीं थे, उन्हें बंगाल गैजेट भी नहीं पसंद था, क्योंकि वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिलोंग करते थे। उन्हें क्यों पसंद आएगा कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में गलत चीज़ें लिखेगा, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने, यानी अंग्रेजों ने अपने खुद के न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया, खुद की मैगजीन छापनी शुरू कर दी और उन्हें ज़्यादा मार्केट में पुश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था वरना तो हिक्की जो है उनका राज और सम्राट जो है भारत के अंदर, वो गिरा के ही दम लेंगे। इसीलिए उन्होंने अब काउंटर आर्ग्यूमेंट की तरह प्रिंटिंग करवानी शुरू की और ऐसे ही देखते ही देखते इंग्लिश में प्रिंटिंग जो है फ्लरिश करना शुरू हो गई। तो 18वीं शताब्दी आते आते बहुत ही सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स छपने शुरू हो गए थे। कुछ लोग भारत के भी थे जो न्यूज़पेपर्स छापना शुरू हो गए थे। पहला जो डेफिनेटली जो पहला न्यूज़पेपर या पहला इंग्लिश में प्रिंटिंग थी वो बंगाल गैजेट के साथ देखने को मिली, जो पहली मेजर प्रिंटिंग थी। लेकिन उसके बाद गंगाधर भट्टाचार्य जी, जो राजा राम मोहन जी के साथ काम करते थे, उन्होंने भी प्रिंटिंग में अपना योगदान दिया, जो भारत के थे, जो ब्रिटेन के नहीं थे। तो इंडियंस ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग प्रिंटिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड संस्कृत एंड बंगाली एंड सेवरल अदर लैंग्वेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलीजन इन इंडिया एंड प्रिंटिंग। जब प्रिंटिंग की वजह से, भाई बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एक तो पता नहीं कैसे पढ़ते हो और तुम बोलते रहते हो मैम वन शॉट वीडियो दे दो। कभी ये सोचा इंसान मर जाएगा वन शॉट वीडियो देते देते इस चैप्टर की? 25 पेज का तो चैप्टर है, बताओ, खत्म ही नहीं होता। हमें खुद को लग रहा है खत्म नहीं हो रहा। बट एनीवे, रिलीजन की बात करते हैं। अब इंडिया में दो मेजर रिलीजन चल रहे थे उस वक्त, एक था आपका हिंदुइज्म ऑफ कोर्स और एक था इस्लाम। तो जब आप रिलीजियस डिबेट्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंट के थ्रू पढ़ते हो तो आप दोनों साइड की स्टोरी पढ़ते हो, इसमें हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों का ही है। अब देखो, अगली 19वीं सेंचुरी आते आते इंटेंस डिबेट होना शुरू हो गई थी। इंटेंस डिबेट। कुछ लोग थे जो प्रिंटिंग को अगेन एक वरदान की तरह मानते थे और कुछ लोग हैं जो प्रिंटिंग को एक अभिशाप की तरह मानते थे। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट हो गए थे। कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट हो गए थे। रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड लोग अपनी इंटरप्रिटेशन छाप रहे थे। किसी को सती प्रथा अच्छी लगती थी तो उसके बारे में छाप देता था, किसी को सती प्रथा बुरी लगती थी तो वो उसके अगेंस्ट छाप देता था। तो कुछ लोग थे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंडेम कर रहे थे, उन्हें नकार रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, और कुछ लोग हैं जो उनकी वाहवाही कर रहे थे। तो एक तरीके से पब्लिक में डिस्कशन हो रहा था। डेफिनेटली लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था भारत में उस वक्त, लेकिन जितने भी लोगों को आता था, बड़े बड़े जमींदार या जमींदारों के जो बच्चे हुआ करते थे, जो विलायत से पढ़ के आया करते थे, उनके घरों में आप देखोगे ना हमेशा पार्टीज हुआ करती थी। गांव के बाकी सारे लोग ना कोई किताब लेके, न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए होते थे जमींदारों के बच्चों के साथ कि आप पढ़ के बता दीजिए न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। तो ओरली ही सही, लेकिन लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल रही थी, और नॉलेज मिल रही थी तो चाय वाले की दुकान से लेके घर के आंगन तक लोग क्या है, रिलीजन के ऊपर डिबेट और डिस्कशन कर रहे थे। Printed tracts and the newspaper not only spread the new ideas but they shape the nature of the debate. अब प्रिंट की वजह से एक तो नए नए आइडियाज आ रहे थे। पहले तो रिलीजन के अगेंस्ट जाने की कोई मतलब जरूरत भी नहीं करता था। सब लोगों को अगर सती प्रथा अच्छी नहीं भी लगती थी तो भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था कि भाई रिलीजन के मैटर में तो बोलना ही नहीं चाहिए, पिटाई लग जाएगी। लेकिन अब जो है नए नए आइडियाज आ रहे थे। अब नए नए आइडियाज आ रहे थे तो क्लैशेस भी हो रहे थे, कई लोग लड़ाई वड़ाई भी कर रहे थे, हाथापाई भी हो रही थी, वाइडर पब्लिक ओपिनियन बन रहा था। अब बहुत सारी जनता को पब्लिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, औरतें भी पब्लिक डिबेट्स में करती थी। जब चार औरतें मिलती थी तो ज्वेलरी और साड़ी की बातें नहीं करती थी, अब वो ये भी बातें करती थी कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और सोसाइटी में क्या चल रहा है। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या बोला, अच्छा गांधी जी ने क्या बोला। तो
people were, because of the print, becoming more and more aware as human beings, as Indian citizens, Indian citizens. पीरियड ऑफ इंटेंस कॉन्ट्रोवर्सीज, अब जो है लोगों के बीच में लड़ाई भी हो रही थी। देखो रिलीजन को मानने वाले अलग अलग लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो रिलीजन को बहुत रिजिड तरीके से दिखते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा ही होता आया है तो अगले 100 सालों तक भी ऐसा ही होना चाहिए, तो उन्हें कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पीपल बोल सकते हैं। कई लोग होते हैं जो रिलीजन को मानते हैं लेकिन रिलीजन को एक एक आज़ादी की तरीके से मानते हैं कि हाँ ये रिलीजन की ये अच्छी बात है, इसे इस तरीके से अपनाना चाहिए, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं थोड़ी गलत हैं, अनइक्वल हैं, लोगों के खिलाफ हैं, लोगों का भला नहीं हो रहा है इनसे, तो फिर चलिए इनको नहीं मानते हैं। तो कई लोग लिबरल होते हैं रिलीजियस होके, कई लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं। अब रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो ऐसे लोग थे जो रिलीजन के अंदर बदलाव लाना चाहते थे, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते थे, वो लोग, और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स लोग थे जो रिलीजन के अंदर कोई बदलाव नहीं लाना चाहते थे, उनमें प्रिंट कल्चर की वजह से लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। जैसे राजा राम मोहन रॉय जी जैसे लोग थे जो सती प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। विडो इमोलेशन मतलब कि एक अगर वाइफ का हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसे अलग कर दो घर से, उन्हें एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट हो, उन्हें सती प्रथा से गुजरना पड़े, इन सब के अगेंस्ट भी कई सारे लोग थे। सोशल रिफॉर्मर्स बोलो, रिलीजियस रिफॉर्मर्स बोलो। मोनोदिज्म एक ऐसा मानना होता है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा भगवान है वही भगवान है, बाकी कोई भगवान दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, आपको जो माना है आप मानो, बाकियों को भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने दो। तो कई लोग थे जो मोनोदिज्म के ऊपर भी बातें टिप्पणियां करते थे। पहले ज़माने में ऐसा भी हुआ करता था कि अगर आपको पंडित बनना है, मतलब कि किसी मंदिर में प्रीस्ट बनना है, तो आपको ब्राह्मण ही होना पड़ेगा। तो कई लोग इसके भी अगेंस्ट थे कि ये क्या है ना, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट ही क्यों मंदिर में प्रीस्ट बन सकती है। आइडोलिट्री, कई लोग मानते थे कि मूर्ति पूजा सही है, कई लोग मानते थे मूर्ति पूजा सही नहीं है। अलग अलग बातें मार्केट में देखने को मिल रही थी। बंगाल यहाँ पे बहुत आगे था क्योंकि बंगाल में एक तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी थे, और बंगाल पहले से भी जो है स्कूल्स की वजह से और लोगों की वजह से, जमींदारी की वजह से भी बंगाल थोड़ा सुपीरियर था कल्चरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। In Bengal, as the debate developed, tracts and newspapers proliferated, circulating a variety of arguments. तो बाकी पूरे देश में भी ये डिस्कशंस हो रहे थे, लेकिन बंगाल में थोड़ी ज़्यादा हुआ करते थे। आप कभी टैगोर की कोई कहानी उठा के पढ़ोगे ना, तो उसमें भी आपको झलकेगा कि कैसे हर कहानी में सोसाइटी और पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाता है। तो अब बातें वाइडर ऑडियंस तक पहुंच रही थी और लोगों की खुद की भाषाओं में पहुंच रही थी ना। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आपको ये पॉलिटिकल बातें पढ़ने को मिल जाएंगी। तमिल में छप रही है, कन्नड़ा में छप रही है, हिंदी में छप रही है, मलयालम में छप रही है, तो आप अपनी भाषा में पढ़ो। ऑर्डिनरी लोग जो हैं जिन्हें बाकी भाषाएं नहीं आती हैं, उन तक भी ये बातें पहुंच रही थी। अब राजा राम मोहन रॉय जी की बात करें तो उन्होंने एक ऐसा ही न्यूज़पेपर चालू किया जिसका नाम उन्होंने रखा संवाद कौमुदी। 1821 में संवाद कॉमेडी में राजा राम मोहन जी को जो भी गलत चीज़ें लगती थी हिंदू कल्चर में या हिंदू प्रैक्टिसेस में, जैसे कि सती प्रथा, उसके बारे में वो टिप्पणी किया करते थे या उसकी निंदा किया करते थे। तो ये हो गए लिबरल लोग। राजा राम मोहन रॉय जी उस जमाने के हिसाब से बहुत लिबरल थे। काउंटर आर्ग्यूमेंट की तरह पे हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे वो समाचार चंद्रिका चालू कर दी थी उन्होंने। एक जगह राजा राम मोहन रॉय जी आज़ाद ख्यालों की बात कर रहे थे, दूसरी जगह समाचार चंद्रिका जो है पुराने ख्यालात की बात कर रही थी। तो मार्केट में आइडियाज हर तरीके के अब फ्लोट कर रहे थे। अब बात करते हैं उर्दू की। 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स चालू हुए। एक का नाम था जमाए जहां नामा और दूसरे का नाम था शमशूल अकबर। ये भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक गुजराती न्यूज़पेपर शुरू हुआ। गुजराती न्यूज़पेपर का नाम था बॉम्बे समाचार। और मैम बॉम्बे समाचार तो मराठी होना चाहिए। मतलब गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सारे गुजराती और मराठी लोग हैं, दोनों ही स्टेट्स इतने करीब हैं कि दोनों में ही मराठी और गुजराती दोनों बोला जाता है। तो गुजराती न्यूज़पेपर था लेकिन नाम था इसका बॉम्बे समाचार। ये देखो अब बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में हो गया है, मतलब हिंदी तो काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते थे लेकिन अब गुजराती में भी है, तमिल में भी आगे हम बताएंगे। नॉर्थ इंडिया में उलामाज जो थे, उलामाज होते हैं जो इस्लाम के अंदर जो लीगल स्कॉलर होते हैं, रिलीजियस लीगल स्कॉलर, रिलीजन से रिलेटेड जो विद्वान होते हैं उन्हें उलामाज बोला जाता है। उलामाज लोगों को अब थोड़ा डर भी लग रहा था प्रिंट कल्चर से। उन्हें लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिंटिंग की नॉलेज लेके आई है, कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी इस्लाम को खराब ना कर दे, कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों का धर्म परिवर्तन ना कर दे ज़बरदस्ती। तो उलामाज के अंदर ये डर बैठा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि अपने रिलीजन को बचाने का टाइम है। तो उलामा लोग क्या किया करते थे, चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस। लिथोग्राफिक प्रेसेस मतलब नॉर्मल प्रेसेस जो होती हैं जिसमें ऐसे प्रिंटिंग होती है, छपाई ऐसे ऊपर से दबा के होती है, उसे लिथोग्राफिक प्रेसेस बोलते हैं। कभी प्रिंटिंग के बारे में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रेसेस देखने को मिलेगी। लिथोग्राफिक का मतलब नॉर्मल प्रेस है आपके लिए। तो चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस के साथ सस्ते सस्ते ही सही, लेकिन उर्दू में, पर्शियन में वो लोग कुरान की या कुरान शरीफ या फिर जो बाकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं इस्लाम में, उनकी ट्रांसलेशन छापनी शुरू कर रहे थे।
इनफैक्ट दियो बैंड सेमिनरी बनाई ही इसलिए गई थी 1867 में, ताकि जो मुस्लिम भाई बहन थे, जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे भारत में, उन तक फतवे पहुंचाए जा सकें। फतवे होते हैं एक डायरेक्ट ऑर्डर या नोटिस, जैसे स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस लग जाए कल से आपको टाइम पे आना है, तो वो सारे बच्चों को लिए लगा है ना नोटिस, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए तो लगा नहीं है। सिमिलरली जब फतवे जारी होते हैं तो एक तरीके से आपको बताया जाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हो, इस्लाम को मानते हो, तो आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, कुरान शरीफ में जो ये बात लिखी है इसका क्या मतलब है, इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल करना चाहिए, इस तरीके डायरेक्शंस होते हैं। ये डायरेक्शंस कोई भी नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है कि अगर आप इस्लाम मानते हो तो आप दे सकते हो। उलामा दे सकते हैं फतवा जारी करने के लिए, आपको रिलीजियसली मुफ्ती दे सकते हैं, रिलीजियसली थोड़ा पॉपुलर या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे फतवे जारी हो गए थे ताकि लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों में नहीं आना है, अपने रिलीजन को जैसे हम प्रैक्टिस करते हुए आए हैं वैसे ही प्रैक्टिस करना है। Then all through the 19th century a number of the Muslim sects and seminars appear. बहुत सारे मुस्लिम सेमिनार्स हुए जहाँ पे इस्लाम से रिलेटेड बातें होती थी, इस्लाम से रिलेटेड क्या चेंजेस, क्या बदलाव आने चाहिए इस्लाम की प्रैक्टिस में, जो अच्छे बदलाव थे वो भी उर्दू में या अरबिक में डिस्कस होते थे, और जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो भी अपने व्यू पॉइंट पब्लिक में उर्दू में या हिंदी में या जिस भी भाषा में उन्हें मन करता था वो बताया करते थे। तो हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों में ही आपको प्रिंट कल्चर की मौजूदगी देखने को मिल रही थी। अब अगर हिंदूज की बात करें तो रिलीजन भी लोगों तक पहुंच रहा था। एक सेकेंड, हाँ जी। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस, रामचरितमानस का नाम सुना होगा, तुलसीदास जी की लिखी हुई, ये तो बहुत पुरानी किताब है, 16वीं शताब्दी का टेक्स्ट है, लेकिन इसका पहला प्रिंटेड एडिशन 1810 में कलकत्ता में देखने को मिला। अगेन क्या हम बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल काफी आगे था इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर। फिर 19वीं शताब्दी आते आते तो बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेसेस खुल गई थी, गीता प्रेस से लेके, नवल किशोर प्रेस से लेके, श्री वेंकटेश्वरा प्रेस से लेके, गीता प्रेस गोरखपुर में खुली थी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ में खुली थी, श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में खुली थी। ये सारी प्रेसेस जो है रिलीजन से रिलेटेड अलग अलग भाषाओं में किताबें छापा करती थी, हनुमान जी से रिलेटेड, गणेश जी से रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड, है ना, कृष्ण से रिलेटेड अलग अलग किताबें छपा करती थी। और ये किताबें इतनी सस्ती आया करती थी, इनफैक्ट गीता प्रेस तो मैं गई हूँ क्योंकि मेरा होम टाउन गोरखपुर है, आज भी वो किताबें इतनी सस्ती आती हैं कि गरीब से गरीब इंसान भी पढ़ ले, अमीर से अमीर इंसान भी अफोर्ड कर ले। तो बहुत ईजिली रेड होती हैं, संस्कृत में भी होती हैं, लोकल लैंग्वेजेस में भी होती हैं, और उन्हें अगर आप पढ़ नहीं सकते हो, मतलब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो भी इनकी कथाएं जो होती थी, जो घर में पूजा अर्चना होती थी लाउड स्पीकर लगा के, वहाँ पे लोग पढ़ के सुनाया करते थे ताकि बाकी लोगों तक भी रिलीजन के किताबों में जो लिखा है वो बात पहुंच सके। तो रिलीजन से रिलेटेड प्रिंटिंग प्रेसेस चालू हो गई थी। रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच्ड अ वाइड सर्कल ऑफ द पीपल इनकरेजिंग डिस्कशन। तो लोगों तक ये जब रिलीजन पहुंच रहा था तो रिलीजन में जो खामियां लोगों को दिख रही थी वो भी पहुंच रही थी। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रिंटिंग की बदौलत इंडिया में रिलीजन के नाम पे डिबेट और डिस्कशन और कंट्रोवर्सी बहुत चालू हो गई थी 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में। Next, print did not stimulate the publication of conflict opinions among community, but it also connected communities and people in different parts of the India. ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग की वजह से सिर्फ गलत ही चीज़ें हुई सोसाइटी में, ऐसा नहीं है प्रिंटिंग की वजह से रिलीजन के नाम पे सिर्फ गलत आइडियाज़ ही सर्कुलेट हुए, या गलत भी नहीं बोलूँगी मैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, लोगों तक रिलीजन का पर्सपेक्टिव भी पहुँच सका, लोग यूनाइटेड भी फील करने लगे। इनफैक्ट नेशनलिज्म की हम आगे बात करेंगे तो भारत माता का भी कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचा, ऑल थैंक्स टू द प्रिंट कल्चर। और न्यूज़पेपर्स तो लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी वो पहुंचा ही रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो गलत काम करती थी वो भी पहुंचता था, कुछ एक आधा अच्छा काम भी कर देती थी वो भी पहुंचता था, ब्रिटेन में क्या हो रहा है वो भी भारत के लोगों को पता होता था, ऑल थैंक्स टू द प्रिंटिंग कल्चर। नाउ 1 minute बिफोर वी गो अहेड। हाँ जी,
डिमांड फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग, जैसे यूरोप में हुआ जब प्रिंट कल्चर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ कि तो नए नए लोग पढ़ाई लिखाई करने लग गए, नए नए लोग किताबें मांगने लग गए। तो हर किसी को तो ऐसा नहीं है ना हॉरर स्टोरीज पसंद आए, हमें तो मूवीज की भी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो धीरे धीरे अलग अलग चॉइसेस वाले रीडर्स यानी कि पाठक लोग, नॉट द पाठक सरनेम बट पाठक यानी कि पढ़ने वाले लोग जो है मार्केट में दिखने लग गए। तो पब्लिशिंग हाउसेस भी जो है अलग अलग चीजें छापने लग गए। जो चीजें हैं वो आम जिंदगी में लोग, मेरा पेन चलना बंद हो गया, एक सेकेंड। आम जिंदगी में लोगों के क्या एक्सपीरियंस होते हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से, सारी किताबें छपती थी। इनफैक्ट यूरोप में द नॉवल अ लिटरेरी फॉर्म, एक लिटरेरी फॉर्म थी, मतलब कि लिटरेचर से रिलेटेड एक फॉर्म थी जिसका नाम था द नॉवल। बड़ा इनोवेटिव नाम है, बट एनीवे द नॉवल नाम की एक फॉर्म थी जो इंडिया के लिए किताबें छापती थी, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट तैयार हो गया था इंडिया में कि यूरोप में किताबें छप रही थी। इट सून एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल। तो द नॉवल इंडिया के स्टाइल में, इंडिया के लोगों को जो 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 कहानियां पसंद आती थी वो छापनी शुरू कर गई थी। तो आप सोचो कितना बड़ा मार्केट था इंडिया में नॉवेल्स का कि यूरोप में भी प्रिंटिंग हो रही थी इंडिया के लिए। नाउ अब जो है नई नई चीजें छपती थी, सिर्फ किताबें या रिलीजियस टेक्स्ट नहीं बल्कि गाने के लिरिक्स छपने लग गए थे, छोटी छोटी कहानियां छपने लग गई थी, सोसाइटी पे ऐसे, रिलीजन पे ऐसे छपने लग गए थे, आर्टिकल्स छपने लग गए थे। और अलग अलग तरीकों से नया ह्यूमन लाइफ को जीने का तरीका, लोगों की इंटीमेट फीलिंग जिसके बारे में लोग पहले बात नहीं करते थे, माँ बेटे का रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, अलग कास्ट में अगर आप प्यार करते हो तो उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे किताबें छपने लग गई थी। लोगों के पास बहुत अलग अलग नज़रिया एक तरीके से प्रदर्शित हो रहा था मार्केट में। नाउ न्यू विजुअल कल्चर, डेफिनेटली जैसे यूरोप में हुआ या जैसे हमारे चाइना या जापान में हुआ कि प्रिंटिंग की बदौलत अलग अलग विजुअल कल्चर डेवलप हुआ, वैसे इंडिया में भी हुआ। एक सेकेंड, माय माइक इज गिविंग मी सम प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट। हाँ, तो वैसे इंडिया में भी हुआ कि अलग अलग विजुअल कल्चर डेवलप हुआ, प्रिंटिंग के अब विजुअल इमेजेस भी बनने शुरू हो गए थे। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय नहीं, वो तो चलो लेखक थे और सोशल रिफॉर्मर थे। राजा रवि वर्मा एक बहुत फेमस पेंटर हुआ करते थे हमारे देश के, और भी बहुत सारे पेंटर्स थे, अमृता शेरगिल, बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स हुए इंडिया में। उनकी जो पेंटिंग्स है वो तो महंगी आती है, पेंटिंग तो एक ही बनती है ना, लेकिन उसकी चीप क्वालिटी के उनके जो प्रिंट थे वो मार्केट में अवेलेबल होने लग गए, जो घरों में लोग कैलेंडर में छप के आते थे, तो लोग घरों में लगाते थे, पोस्टर के फॉर्म में आते थे और इतने सस्ते मिलते थे कि गरीब से गरीब इंसान भी अपने घर में उन्हें डेकोरेट कर सकता था। ठीक है, तो पुअर वुड एनग्रेवर्स, जो लकड़ी से बनाने वाले, जो वुड ब्लॉक बनाने वाले लोग होते थे, वो लेटर प्रेसेस पे जाके ये प्रिंट शॉप्स के अपने खुद के वुड इनग्रेवर्स होने लग गए, जो पेंटिंग्स की भी छपाई करते थे, जो टेक्स्ट की भी छपाई करते थे। और ये अब चीज़ें कैलेंडर्स के फॉर्म में बाजार में देखने को मिलती थी, कैफेज में देखने को मिलती थी, लोगों के घरों में, लोगों के ऑफिस में देखने को मिलती थी। और मॉडर्निटी का भी एक टच होता था इनमें, ट्रेडिशन का भी टच होता था, रिलीजन का भी टच होता था, पॉलिटिक्स और सोसाइटी और कल्चर तो वैसे भी देखने को मिलता था। जैसे एक पेंटिंग है उस जमाने की ये, ठीक है, तो अब देखो इसमें आपको कल्चर भी देखने को मिल रहा है, इसमें एक रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड वुमन इज ऑल्सो शोन हियर। तो डिफरेंट आइडियाज स्टार्टेड सर्कुलेटिंग। और उस जमाने में अगर आप गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये सारी दुनिया देखना, जो पहले सिर्फ अमीरों तक सीमित थी, एक बहुत नया एक्सपीरियंस था भारत के लोगों के लिए। देन 1870s आते आते हमारे यहाँ भी, फ्रांस में भी हुआ, हमारे यहाँ भी कैरिकेचर्स और कार्टून बनने शुरू हो गए। जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में कैरिकेचर्स बनते थे जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स को डिस्कस किया करते थे। कई लोग ऐसे कार्टून बनाते थे जिसमें हमारे जो वॉरेन हेस्टिंग्स या हमारे वॉइसरॉयज और लॉर्ड हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हें कंडेम किया जाता था, उन्हें कार्टून बना के उनका मजाक उड़ाया जाता था। कई कार्टून जो है इंडिया वालों का भी मजाक उड़ाते थे। उसमें ऐसे दिखाया जाता था कि जो कुछ इंडियंस होते हैं जो बाहर पढ़ लिख जाते हैं तो उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया ज़्यादा अच्छी है, उनको भी कंडेम किया जाता था। तो वेस्टर्न टेस्ट वाले इंडियंस और इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों, दोनों के अगेंस्ट कार्टून बनते थे। और ये जो इंपीरियल कैरिकेचर्स हैं इसमें नेशनलिस्ट लोगों को भी दर्शाया जाता था। कई लोग होते थे जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा पसंद थी भाई, तो वो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कार्टून की तरह प्रदर्शित करते थे। और कई लोग होते थे जो नेशनलिज्म को, बहुत ही कम लोग थे जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी पसंद थी, लेकिन ज़्यादातर लोग थे जिन्हें ऑब्वियसली देश आज़ाद चाहिए था, तो वो लोग इंपीरियल लोगों को, यानी कि ये क्वीन हो गई, क्वीन विक्टोरिया हो गई
गई या इंग्लैंड की क्वींस हो गई भाई, उन्हें गलत तरीके से दर्शाया करते थे कि ये तो इंग्लैंड के लोग तो ऐसे ही हैं, हम पे राज कर रहे हैं, गलत है। ऑल इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। आर के लक्ष्मण के कार्टून आज भी आप न्यूज़पेपर में छपे हुए देख लेते हो, आपकी सिविक्स की किताब में भी देखने को मिल जाते हैं। चलो वो तो बहुत बाद के कार्टून्स हो गए, लेकिन ऐसे ही कार्टून्स तब भी मार्केट में सर्कुलेट होते थे। विमेन एंड प्रिंट की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। तो अभी हमारे 2 ही 3 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में, थैंक गॉड। एक बचा है विमेन एंड प्रिंट, एक बचा है वर्कर एंड प्रिंट, एंड इसके बाद बचा है आपका नेशनलिज्म एंड प्रिंट। पहले विमेन एंड प्रिंट देखते हैं। तो देखो, आपको देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि उस जमाने में अगर गरीब लोगों में अगर बहुत सारे आदमी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो औरतों के मुकाबले तो आदमी फिर भी थोड़े प्रिविलेज थे उस जमाने में ना, तो औरतें और भी ज्यादा साक्षर कम थी। तो द लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ द वुमेन बिगेन टू बी रिटन इन पर्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वे। लेकिन हमारे देश में यूरोप जैसा कांड नहीं हुआ। यूरोप में क्या हुआ था कि यूरोप के जो राइटर्स थे वो औरतों को बहुत घर का एक ऑर्नामेंट की तरह दिखाया करते थे। हमारे इंडिया में टैगोर जैसे राइटर्स थे। टैगोर जैसे राइटर्स की जब आप कहानियां पढ़ते हो तो उसमें औरतों को सिर्फ औरतों का एक अपनी पर्सनैलिटी दिखाई जाती है, औरतों में एक अपनी समझ दिखाई जाती है। तो हमारे इंडिया की किताबों में औरतों को बहुत विविड और इंटेंस तरीके से दर्शाना पहले से शुरू हुआ करते थे। लेकिन अगर आप पढ़ने की बात करें, पढ़ने के लिए जो आपको साक्षर होना जरूरी है, तो वो इंडिया में बहुत सारी औरतें नहीं थी। कई इंडिया में औरतें थी जो आज़ाद ख्यालों वाले घर से बिलोंग करती थी, जहाँ पे जो उनके हस्बैंड्स हुआ करते थे वो लिबरल हुआ करते थे, या उनके जो पापा हुआ करते थे वो लिबरल यानी कि आज़ाद ख्यालों के हुआ करते थे। तो वो अपनी घर की बच्चियों को, बहुओं को पढ़ाने की कोशिश किया करते थे। कई लोग घर में ही पढ़ा दिया करते थे, होम स्कूलिंग कर लेते थे। कई लोग जो है अपनी बच्चियों को बाहर भेज के स्कूल में भी पढ़ा लिया करते थे। लेकिन ये सारे काम जो है सिर्फ शहरों तक सीमित थे। गाँव में अभी भी जो जनता है वो ज़्यादा माँ बाप ही नहीं पढ़े हुए होते थे, वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। तो कंजर्वेटिव घरों में अभी भी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन मॉडर्न फैमिलीज में औरतों को पढ़ाने का कॉन्सेप्ट हमारी 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में शुरू होने लग गया था। 18वीं तो नहीं, 19वीं शताब्दी में शुरू होने लग गया था। इनफैक्ट ऐसी भी कई किताबें छपती थी उस समय मार्केट में, जिसमें बताया जाता था कि अगर आप अपनी घर की औरतों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या सिलेबस मिलना चाहिए। भाई घर में होम स्कूलिंग करानी है तो कुछ तो सिलेबस तो पता हो ना। तो औरतों से रिलेटेड सिलेबस उसमें डिस्कस किया जाता था, कहाँ से आप रीडिंग मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, वो भी उस पर भी किताबें छपा करती थी। लेकिन सारी फैमिलीज लिबरल नहीं थी। हिंदुइज्म में भी बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग थे, इस्लाम में भी बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग थे। हिंदू कंजर्वेटिव फैमिलीज में क्या था कि माना जाता था, ऐसी प्रथा थी, ऐसा माना जाता था, गलत अंधविश्वास है लेकिन ऐसा माना जाता था कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो विधवा हो जाएगी। और इस्लाम में जो कंजर्वेटिव लोग थे वो ऐसा मानते थे कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो जो है करप्ट हो जाएगी, वो अगर उर्दू रोमांसेस पढ़ने लगेगी तो वो करप्ट हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग धारणाएं प्रचलित थी। लेकिन फिर भी कई सारी रिबेल औरतें थी, कई सारी रिबेलियस एटीट्यूड की फैमिलीज की विमेन थी, जिन रिबेलियस फैमिलीज नहीं थी, कंजर्वेटिव घरों की औरतें थी जिन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया, चोरी छुपे ही सही, लेकिन उन्होंने अपने आप को साक्षर बनाया। 2-3 कहानियां बताऊंगी मैं आपको। एक कहानी है ऐसे ही कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की एक लड़की की, जिसको उसकी फैमिली बोला करती थी कि तुम्हें सिर्फ अरबिक में कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए। और वो बोलती थी कि मैं अरबिक में कुरान शरीफ क्यों पढ़ूं, जब मेरी खुद की भाषा उर्दू है तो मैं उर्दू में किताबें क्यों ना पढ़ूं, मैं ऐसी भाषा क्यों ना पढ़ूं जो भाषा मुझे पता है, जो भाषा मेरी अपनी है, बल्कि मैं दूसरी भाषा में ही क्यों किताबें पढ़ूं, सिर्फ अरबिक में ही क्यों पढ़ूं। तो ये भी एक तरीके से उस जमाने के हिसाब से बहुत रेवोल्यूशनरी बात है। देन एक ईस्ट इंडिया कंपनी हो रही है, बंगाल की कहानी है, ईस्ट बंगाल की कहानी है, जो अब ईस्ट बंगाल को आप बांग्लादेश की तरह जानते हो। अर्ली 19th सेंचुरी में एक औरत है जिसका नाम था रश सुंदरी देवी। रश सुंदरी देवी हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनकी शादी चाइल्ड मैरिज हुई थी, बहुत छोटी उम्र में शादी करा दी थी, कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स घर में, पुराने ख्याल वाले घर में करा दी थी। लेकिन वो किचन में चोरी छुप की किताबें पढ़ती थी। बाद में जाके उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई कर ली कि उन्होंने खुद की एक जीवन कथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद से लिखी हुई जीवन कथा, जिसका नाम उन्होंने रखा अमर जुबान। 1 मार्क का प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, अमर जुबान किसने लिखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। ठीक है, फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो बंगाली भाषा में पब्लिश हुई थी, लेकिन हुई तो थी ना कम से कम, एटलीस्ट पूरे बंगाल ने तो पढ़ी थी। देन सिंस सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉवेल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन लाइव्स एंड इमोशंस,
यानी कि टैगोर जैसे बहुत सारे नॉवलिस्ट थे, बहुत सारे पोएट्स थे जिन्होंने औरतों के ऊपर लिख के, सोशल रिफॉर्म्स यानी सती प्रथा और विडोज के ऊपर लिख के इतनी सारी क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी थी मार्केट में कि आदमियों का भी मन करता था कि औरतों की जिंदगियों में इतने साल से क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से कैसे अलग होती है, वो उसके बारे में जाने। तो औरतों की जिंदगियों पे प्रकाश डालने का श्रेय जाता है उस जमाने के नॉवलिस्ट को, जो मेल्स भी थे, फीमेल्स तो नहीं थी, बहुत ही कम थी, बट मोस्टली जो मेल नॉवलिस्ट थे उन्होंने ये एटलीस्ट ये स्टेप उठाया। देन फ्रॉम 1860s अ फ्यू बंगाली वुमेन, लाइक एक और बंगाली वुमेन का एग्जाम्पल है आपकी बुक में जिसका नाम है कैलाश बशिनी देवी। कैलाश बशिनी देवी ने उस जमाने में बड़े घर की औरतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उसके बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि कैसे अमीर घरों में भी जो औरतें होती हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनसे पूरे घर का काम करवाया जाता है, डोमेस्टिक लेबर किया जाता है, उस डोमेस्टिक लेबर की पहचान भी नहीं होती है, उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट भी नहीं किया जाता है, और फिर उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो लोग उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे उनकी ही वो सेवा अर्चना करें। सोसाइटी में ये आज भी बहुत होता है। घर की बेटी बहुओं से ऐसे माना जाता है कि हम आपको जैसा भी ट्रीट करें, आपको हमें अच्छे से ही ट्रीट करना है। तो ये कितनी गलत बात है, इस पे कैलाश बशिनी देवी ने काफ़ी सारी किताबें लिखी। नाउ ये तो हो गया आपका उन औरतों की बात जो रेवोल्यूशनरी थी और बंगाल से बिलोंग करती थी। अब महाराष्ट्र की साइड आते हैं। महाराष्ट्र की साइड 1880s में एक प्रेजेंट डे महाराष्ट्र जिसे बोला जाता है, उस जमाने में एक औरत थी जिनका नाम था ताराबाई शिंदे और एक और थी जिनका नाम था पंडिता रमाबाई। इन दोनों ने बहुत सारा गुस्से वाली किताबें लिखी। गुस्से वाली मतलब ऑब्वियसली जब सोसाइटी की गलत चीज के बारे में किताबें लिखोगे तो किताबें जो होंगी वो कोई प्यारी और क्यूट तो होंगी नहीं, उसमें एंगर झलकेगा, है ना। सोसाइटी में अगर गलत हो रहा है तो राइटिंग में भी एंगर झलकेगा। तो उन्होंने अपर कास्ट हिंदू विमेन के साथ क्या गलत होता है, यानी कि हिंदू फैमिलीज, अपर कास्ट फैमिलीज में भी औरतों के साथ कितना गलत किया जाता है उसके बारे में, स्पेशली विडोज के बारे में कितना गलत होता है उनके साथ, इसके बारे में लिखा। फिर तमिल की बात करें तो एक औरत थी जिन्होंने तमिल नॉवल लिखी और वो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे सोशल रेगुलेशंस जो होते हैं वो आदमियों और औरतों के बीच में बहुत भेदभाव करते हैं। और उन्होंने ये भी दर्शाया कि औरतों के लिए प्रिंट कल्चर यानी कि किताबें जो हैं लाइफ की आधी से ज़्यादा खुशी हैं, क्योंकि एक ऐसा ज़माना जहाँ पे औरतों को उनकी फैमिली भी मिसट्रीट करती थी, उनके अपने खुद के लोग भी मिसट्रीट करते थे, घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी। उसमें आप सोचो आपकी खुशी का ठिकाना क्या होगा, टीवी और वाईफाई तो था नहीं, तो खुशी का ठिकाना होती थी किताबें। देन उर्दू की बात करते हैं। ये तो हो गया हिंदी और बंगाली की बात और स्पेशली हिंदू फैमिलीज की बात। अब उर्दू की बात करें तो उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी में प्रिंट पहले डेवलप हो गया था और तमिल में जो है बाद में आया था, क्योंकि देखो बंगाल के पास तो समंदर है, तमिलनाडु के पास भी समंदर है, महाराष्ट्र के पास भी समंदर है, तो बाहर से प्रिंट कल्चर की नॉलेज आई तो पहले समंदर वाले एरियाज के पास आई, और हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो आपका दिल्ली और महाराष्ट्र और बिहार इस साइड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कल्चर की नॉलेज 1870s के बाद शुरू हुई। Soon large segment of it was devoted to the education of women। एक बार हिंदी और उर्दू में किताबें छपनी शुरू हो गई तो फिर उसमें बहुत सारी किताबें छपी। 20वीं शताब्दी में अलग अलग जर्नल्स छपे, कई चीज़ें होती थी, कई पोएम्स वगैरह छपती थी, कई प्लेस छपा करते थे, कई मैगजीन छपा करती थी जिसमें बताया जाता था कि औरत हो तो तुम्हें ऐसे रहना चाहिए। ऐसी एक चीज़ थी, कहाँ गई वो, आगे है, अच्छा अच्छा, कई छपा करती थी जो औरतों की एजुकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, विडोहुड को कैसे ट्रीट करना चाहिए, विडो की रीमैरिज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नेशनल मूवमेंट में औरतों का क्या योगदान होना चाहिए, कैसे औरतें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं देश की आज़ादी में, घर का काम कैसे करें, फैशन उस ज़माने का जो नई नई साड़ियाँ नए नए प्रिंट्स आ रहे थे उसके बारे में, छोटी छोटी कहानियाँ औरतों से रिलेटेड, छोटी छोटी रोमांटिक कहानियाँ जो औरतें पसंद किया करती थी, सीरियलाइज नॉवल, हॉरर नॉवल्स, थ्रिलर नॉवल, साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉवल, अलग अलग चीज़ें छपनी शुरू हो गई थी स्पेसिफिकली औरतों को टारगेट करती हुई। लेकिन कंजर्वेटिव चीज़ें भी छप रही थी। मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि सिर्फ रेवोल्यूशनरी प्रिंट नहीं छप रहा था औरतों के लिए, कंजर्वेटिव प्रिंट भी छप रहा था। जैसे पंजाब में एक इंसान हुआ करते थे जिनका नाम है राम चड्डा। राम चड्डा ने एक बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली एक मैगजीन पब्लिश की थी जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार। स्त्री का मतलब होता है विमेन, धर्म मतलब स्त्री का क्या धर्म है और क्या विचार होने चाहिए। इसमें बताया जाता था कि अगर आपको एक अच्छी बीवी बनना है तो कैसे बनना है। भाई अच्छी बीवी बनना है कैसे बनना है, कोई रेसिपी थोड़ी होती है अच्छी बीवी बनने की, है ना। चाय बनाने की रेसिपी होती है, अच्छी बीवी बनने की रेसिपी थोड़ी होती है। लेकिन ऐसी कंजर्वेटिव किताबें भी छपा करती थी। द खालसा ट्रैक सोसाइटी बहुत ही सस्ती सस्ती, खालसा ट्रैक सोसाइटी जो है सस्ती सस्ती किताबें छापा करती थी जिसमें सिमिलर तरीके का मैसेज दिया जाता था कि घर की औरतों को कैसे बिहेव करना चाहिए, घर के आदमियों को कैसे बिहेव करना चाहिए। इस तरीके की कोई किताब नहीं थी मार्केट में, लेकिन घर की औरतों के बिहेवियर से रिलेटेड बड़ी सारी किताब थी।
बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स, बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स थी जिसमें एक अच्छी औरत कौन होती है उसकी डेफिनेशन दी हुई होती थी, विच साउंड्स वेरी वियर्ड फॉर प्रेजेंट जनरेशन, बट इट वॉज वेरी वेरी हॉट सेलिंग नॉवल फॉर दैट जनरेशन। नेक्स्ट बंगाल की बात करें तो बंगाल में एक पूरा एरिया ही था बाटला नाम का जो प्रिंट कल्चर को डिवोटेड था। आज भी कैलकाटा में अगर आप देखोगे तो बाटला में बहुत सारी प्रिंटिंग की प्रेसेस या प्रिंटिंग के हाउसेज देखने को मिलते हैं। सस्ती किताबें भी छपती थी, रिलीजन से रिलेटेड नॉवेल्स भी छपती थी, लिटरेचर भी फ्लरिश हो रहा था, स्कैंडलस चीज़ें भी छपा करती थी, ऐसी चीज़ें भी छपा करती थी जिनसे सोसाइटी में थोड़ा सा ना ट्रेमर आए, थोड़ा सा मतलब डिस्कशन और डिबेट लॉन्च हो जाए, है ना। गॉसिप पढ़ने में सबको मजा आता है ना। तभी तो आप देखते हो कि ये हमारे देश में जो आज न्यूज़ चैनल है वो भी इतनी सारी गॉसिप दिखाते हैं बॉलीवुड के बारे में, क्योंकि चाहे मानो चाहे नहीं मानो देश की जनता को पसंद तो बहुत आता है वो सब सुनना। तो तब से ये सारा चल रहा है कि सारा सामान चल रहा है कि थोड़ा बहुत गॉसिप प्रिंट में हमेशा से रहा है। लेट 19th सेंचुरी में a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and colored lithographs। सस्ती किताबें हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा पेंटिंग या बहुत ज़्यादा बॉर्डर नहीं बना होता था, लेकिन महंगी किताबों में बॉर्डर अच्छे से बने होते थे, कवर पेज अच्छे से बना हुआ होता था। बाटला में भी जैसे यूरोप में पेडलर्स लोग एम्प्लॉय किया करते थे, चैपमैन एम्प्लॉय किया करते थे, वैसे ही बाटला के पब्लिशिंग हाउसेज ने भी यूरोप का देखा देखी पेडलर्स को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया था, जो घरों तक जाके औरतों को किताबें बेचा करते थे, क्योंकि औरतें घर से बाहर तो निकलती नहीं थी, तो घरों तक जाके किताबें बेचा करते थे जो औरतें अपने खाली टाइम में पढ़ा करती थी। तो पेडलर्स हमारे इंडिया में भी थे। अब ये देखो, लाइक आई सेड, कई लोगों को लगता था कि प्रिंटिंग की वजह से औरतों का उद्धार होगा, कई लोगों को लगता था प्रिंटिंग की वजह से औरतों का उद्धार नहीं होगा। तो ये जो पेंटिंग है एक कंजर्वेटिव पेंटिंग है जिसमें ये दर्शाया गया है, जिसमें पेंटर ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि अगर औरतों ने अगर प्रिंट कल्चर को अपना लिया तो औरतें जो हैं हुक्का कंज्यूम करती हुई दिखाई हुई हैं यहाँ पे। तो जो ट्रेडिशनली आदमी कंज्यूम क्या करते थे उस वक्त सोसाइटी में, तो दिखाया है कि औरतें आदमियों वाले काम करना शुरू कर देंगी, और आदमी यहाँ पे वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, तो आदमी औरतों वाला काम करना शुरू कर देंगे। बेसिकली पेंटर का ये मानना है या ये आर्टिस्ट का ये मानना है कि सोसाइटी का सोशल ऑर्डर, सो कॉल्ड सोशल ऑर्डर खराब हो जाएगा अगर प्रिंट का रेवोल्यूशन इंडिया में बढ़ता रहा और औरतें किताबें पढ़ती रही। तो ये कंजर्वेटिव डिपिक्शन है, बट वहीं लिबरल डिपिक्शन भी बहुत मार्केट में था। नाउ प्रिंट इन द पुअर पीपल, गरीब लोगों की बात करते हैं। वेरी स्मॉल बुक्स वर ब्रॉड टू द मार्केट इन 19th सेंचुरी। बहुत सस्ती किताबें 19वीं शताब्दी में आनी शुरू हुई। मद्रास जैसे जो बड़े बड़े शहर थे, मद्रास, कलकत्ता हो गया, आपका पुणे हो गया, महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे शहरों पे और ऐसे चौराहों पे, शहरों के चौराहों पे बहुत सारे लोग किताबें लेके खड़े रहते थे और आते जाते लोग उनसे वो किताबें खरीदा करते थे। गांव की बात करें तो गांव की जो जमींदार पटीदार जो अमीर जनता हुआ करती थी, वो अपनी वाहवाही के लिए गांव में एक लाइब्रेरी खुलवा दिया करती थी, या अपने घर में ही लाइब्रेरी खुलवा दिया करती थी, जो लाइब्रेरी वो बाकी लोगों को भी एक्सेस दे देते थे कि आप भी हमसे किताबें उधार लेके पढ़ सकते हो और फिर बाद में हमें लौटा सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऐसा कुछ नहीं करती थी, बट पब्लिक लाइब्रेरीज अगर गांव में सेटअप होती थी तो वो मोस्टली इंडियंस ही थे, अमीर इंडियंस जो किया करते थे। These libraries were located mostly in cities and towns and at times in prosperous village। अमीर विलेजेस में अगर अमीर लोग हैं तो वो करते थे, वरना छोटे छोटे शहरों में ये लाइब्रेरीज देखने को मिला करती थी। जो अमीर लोग हैं उन्हें लगता था कि प्रेस्टीज की बात है, अगर हमने गांव के लिए एक लाइब्रेरी खुलाई है तो हम बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, हमारा जो सम्मान है और बढ़ गया है सोसाइटी में। नाउ लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो कास्ट की बात करते हैं। देखो, कास्ट ऐसी चीज है जो सिर्फ इंडिया में प्रचलित है, बाकी दुनिया में नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये अत्याचार हमारे इंडिया का ही है, पहले भी था अभी भी है। तो कास्ट क्या प्रिंट में देखने को मिलता था? बिल्कुल देखने को मिलता था। इंडिया के इतने बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं जैसे भीमराव अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फूले जी, जो अपनी पर्टिकुलर भाषाओं में, अम्बेडकर जी तो इंग्लिश हिंदी बहुत सारी भाषाओं में लिखा करते थे, ज्योतिबा फूले जी मोस्टली मराठी में लिखा करते थे, और उनकी किताबों में जैसे गुलामगिरी नाम की किताब थी जो मैंने कवर पेज आपको दिखाया है, उसमें छुआछूत का जो भेदभाव होता है, कास्ट सिस्टम में जो अट्रॉसिटीज होती हैं, जो अत्याचार होता है लोअर कास्ट के लोगों के साथ, वो इसमें दर्शाया जाता था। ये आपको रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, गुलामगिरी, वो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कास्ट से रिलेटेड जो स्लेवरी है उसके बारे में ये किताब छपी थी 1871 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वन मार्कर के लिए कि किसने गुलामगिरी लिखी थी, या ज्योतिबा फूले जी ने कौन सी किताब लिखी थी कास्ट के ऊपर। भीमराव अम्बेडकर जी, पेरियार जी, जिन्हें पेरियार बोला जाता है, उनका असली नाम है रामास्वामी नायकर जी, मद्रास के हैं वो। उन्होंने कास्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी। उनकी जो एनिलिएशन ऑफ कास्ट, अम्बेडकर जी की किताब है एनिलिएशन ऑफ कास्ट, जो हमारे मास्टर्स में सिलेबस में थी, बहुत ही ब्यूटीफुल किताब है कास्ट के ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। अम्बेडकर जी इंग्लिश किताबें भी लिखते थे जो ब्रिटेन में भी लोग पढ़ते थे।
बहुत सारे लोकल प्रोटेस्ट हुए। डेफिनेटली जब ये किताबें छपती थी तो लोगों को पसंद तो आती नहीं थी। बहुत सारे लोग थे जिन्हें लगता था कि कास्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग इन किताबों के अगेंस्ट जाके बोलते थे। कई लोग होते थे जिन्हें ये बात अच्छी लगती थी, अम्बेडकर जी की बोली हुई, फूले जी की बोली हुई, तो वो लोग सपोर्ट में बोलते थे। तो इन किताबों की वजह से भी मार्केट में बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन होता था और नए इंडिया का एक नया विजन देखा जाता था, एक ऐसा भारत जहाँ पे शायद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। अब वर्कर्स की बात करें तो फैक्ट्री के वर्कर्स के पास एजुकेशन तो होती नहीं थी, तो पढ़ना लिखना उनके लिए एक ख्वाब की बात थी। बहुत कम वर्कर्स थे जिन्हें पढ़ाई लिखाई आती थी। जैसे कानपुर के जो मिल वर्कर्स हैं, वहाँ पे जो 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 ऐसे मिल वर्कर्स थे जो थोड़ी ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते थे, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हें थोड़ी बहुत पढ़ाई आती थी। जैसे कि बाबा नाम का एक कानपुर का मिल वर्कर था, जिन्होंने छोटे और बड़े का सवाल नाम की किताब लिखी। ब्यूटीफुल बुक, यू हैव टू रीड इट व्हेन यू ग्रो अप, अभी भी पढ़ सकते हो। 1938 में किताब लिखी थी, छोटे और बड़े का सवाल। ये कास्ट और क्लास यानी अमीरी गरीबी का भेदभाव और ऊंच नीच का भेदभाव जो जाति के नाम पे होता है, दोनों के ऊपर ये किताब है और दोनों के बीच में क्या ताल्लुकात है उसके ऊपर ये किताब है। सिमिलरली कानपुर में एक और मिल वर्कर हुआ करते थे जिनका जो पेन नेम है, राइटर अपना ना नेम अडॉप्ट कर लेते हैं, तो सुदर्शन चक्र उनका पेन नेम था। उन्होंने ये किताब लिखी थी। उन्होंने कई सारी पोएम्स के साथ बना के किताब छापी थी जिसका नाम है सच्ची कविताएं, जिनमें उन्होंने 1935 से 1955 के बीच में उन्होंने जो भी वर्कर्स की लाइफ में ऑब्जर्व किया उसके ऊपर उन्होंने पोएम्स बना के छापी। देन 1930s के बाद बैंगलोर के कॉटन मिल वर्कर्स ने लाइब्रेरी, लेंडिंग लाइब्रेरी शुरू कर दी, जहाँ पे वर्कर्स जाके बॉम्बे में भी शुरू हुआ, मद्रास में भी शुरू हुआ, बैंगलोर में भी शुरू हुआ, जहाँ पे वर्कर्स जाके किताबें उधार लेके पढ़ के किताबें रिटर्न कर सकते थे। These were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them, bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism. बात ये आती है कि लाइब्रेरीज के लिए पैसा कहाँ से आता है। कई जमींदार पट्टीदार लोग पैसा दे देते थे ये लाइब्रेरी बनाने के लिए, या फिर जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ज्योतिबा फूले जी जैसे, पेरियार जी जैसे, अम्बेडकर जी जैसे, ये लोग भी बहुत सारा पैसा रेस करके ये लाइब्रेरी खुलवाते थे, क्योंकि इन्हें पता था लाइब्रेरी होगी, किताबें होंगी तो लोगों तक देशभक्ति की बात भी पहुंचाई जा सकेगी। जो हमारी इंडिया की जनता जो अल्कोहल के चक्कर में पड़ गई थी, गरीब जनता, अल्कोहल की वजह से जो इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, वो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी लोगों की सॉल्व होगी और लोगों में थोड़ी सी साक्षरता भी बढ़ेगी। तो लाइब्रेरीज एक सोशल रिफॉर्म की तरह देखी जाने लग गई थी। प्रिंट एंड द सेंसरशिप, और ये बात आज भी सच है। आज भी अगर सरकार एजुकेशन पे इतना खर्चा करती है, एजुकेशन को एक बेसिक ह्यूमन राइट या बेसिक फंडामेंटल राइट मानती है, तो वो इसलिए माना जाता है क्योंकि हमें एक्चुअल में लगता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे महान। ये पहले से चला आ रहा है। अब प्रिंट और सेंसरशिप की बात करते हैं। व्हाट इज सेंसरशिप? पहली बात तो सेंसरशिप का मतलब होता है सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि बुक्स का सप्रेशन, सॉन्ग्स का, मूवीज का, एक्सेट्रा। ठीक है। सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे। कोई पेंटिंग बना के एक्सप्रेस करोगे, कोई बात बोल के एक्सप्रेस करोगे, कोई रैली निकाल के एक्सप्रेस करोगे, कोई किताब छाप के एक्सप्रेस करोगे। अगर आपके इस एक्सप्रेशन पे, ओपिनियन पे, आपके विचारों पे कोई अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है तो उसे सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि सेंसरशिप बोला जाता है। तो 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे इंडिया में सेंसरशिप लगाने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बैकवर्ड कंट्री है, यहाँ पे तो कौन ही किताबें छापेगा और ये क्या ही कर लेंगे प्रिंट कल्चर से हमारा, राइट। इट्स अर्ली मेजर टू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर वर डायरेक्टेड अगेंस्ट इंग्लिशमैन। और अगर वो कुछ भी करते भी थे, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग पे अगर सेंसरशिप लगाते भी थे, तो वो इंडिया के प्रिंटिंग प्रेसेस पे नहीं लगाते थे। वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जैसे, बंगाल गैजेट्स जैसे जो पेपर हुआ करते थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में गलत छापा करते थे, उन पे लगाया करते थे थोड़ा सा रोक टोक। हमारे इंडिया पे नहीं लगता था रोक टोक। The company was worried that such criticism might be used by its critic in England to attack its trade monopoly in India. देखो, इंग्लैंड में भी कई सारे लोग थे जिन्हें इंग्लैंड की ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि वो इंडिया पे कब्जा जमाए बैठा था और इंडिया के साथ गलत कर रहा था। कम लोग थे लेकिन इंग्लैंड में भी लोग थे जिन्हें बात अच्छी नहीं लगती थी। तो वो वाला जो सेंटिमेंट है, वो वाले जो लोग हैं इंग्लैंड के जिन्हें ब्रिटेन का इंडिया पे राज करना पसंद नहीं है, कहीं वो लोग ये सारी बातें पढ़ के कि वो इंडिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है, कहीं वो इंग्लैंड में प्रोटेस्ट वगैरह ना शुरू कर दें, इसीलिए थोड़ा बहुत सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन यानी सेंसरशिप लगाई जाती थी इंडिया की प्रिंटिंग पे। बट ये प्रिंटिंग जो है ज़्यादा होनी शुरू हो गई बाद में। क्यों हुई वो जानते हैं।
By the 1820s, the Calcutta Supreme Court passed certain regulation to control press freedom and company began encouraging publication of the newspaper that would celebrate British rule. तो 1820 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसी किताबें ऐसे न्यूज़पेपर छपाने थोड़े कम कर दिए या बंद कर दिए जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज किया जाता था, बल्कि ऐसे न्यूज़पेपर्स को बढ़ावा देना शुरू कर दिया जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके लोगों की वाहवाही होती थी। 1835 में अर्जेंट पिटीशंस डाली गई एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ने गवर्नमेंट जनरल मैंडेटेड टू रिवाइज प्रेस लॉज। एक सेकेंड, यहाँ पे ना वर्नाकुलर, ये मैं क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा भी था मैंने इसमें ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। What was Vernacular Press Act? Why was it made? VPA का मतलब है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1835 में जनरल बेंटिक ने प्रेस लॉज को फिर से रिवाइज करने की ठानी थी। देखो मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग में पहले कोई भी रोक टोक नहीं थी प्रिंटिंग की इंडिया में, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत रोक टोक लगनी शुरू हुई क्योंकि कई सारी प्रिंटिंग प्रेसेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें उल्टी सीधी छापनी शुरू हो गई। उल्टी सीधी क्या, सच्ची हुआ करता था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को वो पसंद नहीं आया। मोस्टली ये जो प्रिंटिंग प्रेसेस हुआ करती थी ये ब्रिटेन के ही लोग रन किया करते थे इंडिया में, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ छापते थे, जैसे कि हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो थोड़े बहुत लॉज जो है बनने शुरू हो गए प्रिंटिंग पे रोक लगाने के लिए। फिर लोगों ने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करना शुरू किया। फिर गवर्नर जनरल जो थे उस जमाने के, बेनेडिक्ट नाम के, उन्होंने फिर से जो है इन लॉज को हटाया, रिवाइज किया। फिर थॉमस मॉकरले जो एक लिबरल कॉलोनिस्ट ऑफिशियल थे, उन्होंने नए रूल्स बनाए और जो पहले के जो फ्रीडम होती थी वो फ्रीडम उन्होंने फिर से, ये अच्छे आदमी थे, इन्होंने वो जो पुरानी फ्रीडम थी वो फिर से दे दी। लेकिन तब तक देखते ही देखते हो गया 1857 का रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट हो गया भाई। मंगल पांडे मूवी आपने देखी होगी। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को लग गया डर कि इंडिया तो आज़ादी के लिए रिबेलियन करने पे आ गया। तब जो इंग्लिश लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने हमारी नेटिव यानी कि इंडियन प्रेसेस को क्लैंप डाउन करने यानी बंद कराने की ठान ली। बड़े सारे लोकल न्यूज़पेपर्स को बंद कराया गया, बड़े सारे ऐसी मैगजीन्स जिसमें देशभक्ति की भावना छपती थी उसको बंद कराया गया। अब जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट सतर्क हो गई थी 1857 के बाद और सारी की सारी प्रिंटिंग पे नज़र रखती थी। फिर उसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। तो मैंने आपको बता दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है और क्यों किया गया था, क्योंकि 1857 के बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट डर गई थी। आयरिश प्रेस लॉज जैसा दिखता था वर्नाकुलर प्रेस लॉ। देखो बच्चा, चैप्टर को ना रिलेट करके चलना चाहिए। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने पढ़ा है, हमने उसमें पढ़ा है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में कि कैसे इंग्लैंड ने आयरिश लोगों को अपने कब्जे में किया, आयरलैंड को अपने कब्जे में किया और स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में किया धोखे से। तो उसने आयरलैंड में भी प्रेस लॉज लगाए थे इंग्लैंड के लोगों ने, ताकि आयरिश लोगों का भी रिबेलियन जो है कर्ब किया जा सकते। सिमिलरली जब इंडिया पे कब्जा जमाने की कोशिश हो ही रही थी ब्रिटेन द्वारा, तब उसने आयरिश प्रेस लॉज जैसे ही प्रेस लॉज हमारी इंडिया में चालू कर दिए, जिन्हें बोला जाता है VPA, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें जो है गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा हक आ गया था, उसने खुद को ही बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, गवर्नमेंट को, कि आप जो है लोकल लैंग्वेजेस में लिखी हुई न्यूज़पेपर्स पे या मैगजीन्स पे हक जमा सकते हो। अब जो है गवर्नमेंट एक रेगुलर ट्रैक रखा करती थी कि लोकल लैंग्वेजेस में भी क्या क्या चीज़ें छप रही हैं। कोई चीज़ अगर उन्हें लगती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अगेंस्ट है तो वो लोगों को पहले वार्निंग दिया करते थे, और वार्निंग के बाद भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में छापते थे तो उनकी पूरी की पूरी प्रिंटिंग मशीनरी जब्त कर दिया करते थे। कॉन्फिस्केट करने का मतलब जब्त कर लिया करते थे या उनकी पूरी की पूरी प्रिंटिंग प्रेस बंद करवा दिया करते थे। फिर भी हम थमे नहीं, हमने अपने जो बात बोलनी थी बोली। भगत सिंह जी से लेके अंबेडकर जी से लेके गांधी जी तक कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने बातें न्यूज़पेपर में पब्लिश कराई, अपनी किताबें छापी, और उस किताबों में कॉलोनियल रूल में क्या क्या गलत होता था और कैसे हमें देशभक्ति को फैलाना चाहिए और देश को आज़ाद कराना चाहिए, ये सारी बातें छपती थी। डेफिनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिटिसाइज करती थी हमें, डेफिनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी हमें मिलिटेंट बोलती थी, हमें गुंडे बोलती थी, हमें एक तरीके से टेररिस्ट बोलती थी, लेकिन हम बिल्कुल नहीं सुनते थे। हम जो है डेफिनेटली हमें जो बोलना होता था हम छापते रहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका मिल गया था हमारे प्रोटेस्ट को कर्ब करने का, हम पे लाठी चार्ज करवाने का, हम पे गोलीबारी करवाने का, बट हम थमे नहीं। और उसी का एक रूप है कि आज हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद भारत में एक क्लास जो है देख पा रहे हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। लेकिन एक जो इंसान है जिनका योगदान हमारी बुक में मेंशन है वो हैं बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने 1907 में केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर चालू किया था। नाम से पता चल रहा है कि केसरी
में जो है भारत की बातें होती थी, भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की निंदा की जाती थी। इन्हें इसी न्यूज़पेपर की वजह से 1 साल के अंदर अंदर जेल में डाल दिया गया था, लेकिन ये जेल के अंदर से भी लिखना बंद नहीं करते थे, ये लिखते ही रहते थे और अपनी बात लोगों तक पहुंचाते ही रहते थे। तो दिस वाज इट। हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा। पहले देखा कि कैसे चाइना और जापान से शुरू हुआ प्रिंटिंग कल्चर, फिर पहुंचा मार्को पोलो के साथ वुड कट इलस्ट्रेशन की नॉलेज, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज यूरोप में, इटली में। फिर गुटनबर्ग ने बना दी प्रिंटिंग प्रेस, उससे तो एक प्रिंट रेवोल्यूशन शुरू हो गया, नई रीडिंग पॉपुलेशन आ गई, रिलीजन में हो गया, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन हो गया, डिसेंट चालू हो गया। उसके बाद बच्चे, औरतें, वर्कर सब लोग पढ़ने लग गए, सब लोग अपनी किताबें लिखने लग गए। पेडलर्स और चैपमैन के साथ सस्ती किताबें बन गई ताकि गरीब लोग भी पढ़ सकें। फिर अलग अलग इनोवेशन हुई, फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, प्रिंटिंग कल्चर में उसका योगदान था। उसके बाद अलग अलग इनोवेशन हुई, 20वीं शताब्दी तक आते आते कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल मशीन्स चालू हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेसेस चालू हो गई थी, और फिर हमने इंडिया की बारी पड़ी। सो दिस वाज अ बिग बिग चैप्टर बट वी डिड इट फाइनली। एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये चैप्टर कैसे लगा। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना मत भूलना। योर होमवर्क क्वेश्चन इज, एडो का न्यू नेम क्या है? और योर होमवर्क क्वेश्चन इज वन मोर, न्यूज़पेपर बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी द्वारा लिखा गया जो न्यूज़पेपर था, मैगजीन थी, न्यूज़पेपर था, उसका नाम आपको मुझे बताना है। तो ये 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, कमेंट्स में मुझे बता देना। पीडीएफ लेना मत भूलना, और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक इट एंड स्प्रेड इट विद ऑल द पीपल दैट यू कैन। बहुत मेहनत लगती है सेशन क्रिएट करने में, फ्रॉम मेकिंग द पीपीटी बनाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं इतने बड़े चैप्टर की, फिर इस क्लास को एक तरीके से प्रिपेयर करने में 2-3 घंटे लगते हैं, फिर इस क्लास को डिलीवर करने में 2 घंटे लगते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में 1 दिन का समय, 1.5 दिन का समय जाता है। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन